सिस्टम्स के साथ या डिवाइसेस के साथ इट इज लाइक बेस्ड ऑन टू 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 पर्पस, टू साइड्स ऑफ इंटरएक्टिविटी अगर होती है। वन इज बैच प्रोसेसिंग और वन इज रियल टाइम प्रोसेसिंग। इसको समझना है कि ये जब भी सिस्टम्स होते हैं तो जब वो प्रोसेस होते हैं उसके साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो किस किस सिनेरियो में होते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन। एक तो बैच प्रोसेसिंग होती है, एक रियल टाइम प्रोसेसिंग है। दोनों को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। बैच प्रोसेसिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल पहले मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल आप ईमेल करते हैं और ईमेल सेंड हो जाती है, आपको मैसेज तो आ जाता है योर ईमेल हैज बीन सेंड टू द रिसिपिएंट, बट वो लाजमी नहीं है कि फौरन उसी वक्त मिले, लाजमी नहीं है, ठीक है, उससे मिल भी सकती है कुछ, यानी ये नहीं कि फौरन उसी लम्हे, कुछ सेकंड का डिले के बाद होती है, कुछ मिनट, किसी को घंटा, किसी को अगले दिन। ये होता है बैच में टास्क प्रोसेस हो रही होती है, सर्वर पे रिक्वेस्ट चली जाती है और सर्वर अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक, अपने उसके मुताबिक वो उसको प्रोसेस करता है। वो एक एक को नहीं प्रोसेस करता है, वो कलेक्टिवली काफ़ी सारी ईमेल्स का बंच उठाता है और एज अ बैच उठाता है और उसको प्रोसेस करता है। तो जॉब जो भी है वो बैच में प्रोसेस होना मीन्स के वो एक क्यू में लग जाती है और जब उसकी बारी आती है तो फिर वो प्रोसेस की जाती है। तो बैच प्रोसेसिंग इज जस्ट लाइक के उसी वक्त भी प्रोसेस हो सकती है, थोड़ी देर बाद भी हो सकती है विद टाइम। तो उसमें जॉब जो है वो एक क्यू में आ जाती है और उसके क्यू में, या इससे प्रॉपर वर्ड बैच भी है। बैच का मतलब ये होता है जिस तरह आपका बैच है तो एक स्टूडेंट नहीं है उसमें, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मोर देन वन, तो वो फिर साइमल्टेनियसली आगे चल रहा था। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि जिसमें विद इन दैट इंस्टेंट, विद इन दैट मोमेंट आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स मिले, जिसमें डेटा की जो सिक्योरिटी है वो 100% से ज़्यादा रिलायबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और सिक्योरिटी ऑफ डाटा है, सीक्रेसी आप समझ लें, प्लस एक्सेसिबिलिटी समझ लें, तो उसी लम्हे क्विक रिस्पांस होना चाहिए। तो रियल टाइम एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम, हमारा एक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है और अल्लाह ना करे कि कहीं से मिसाइल या कोई लॉन्च होता है, तो ये नहीं है कि वो जब फट पड़ेगा तो हमारा अलर्ट हो, तो जो ही वो लॉन्च होता है हमारा ट्रैकिंग सिस्टम, डेफिनेटली रडार, उसके अंदर सेंसर्स, रडार सिस्टम ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो वो अलर्ट जारी करते हैं और उसको फिर ट्रैक करते हैं और इसको हंट डाउन करते हैं। तो जिस तरह आप आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं कि सऊदी अरब में जो बागी हैं वो मिसाइल लॉन्च करते रहते हैं, बट सऊदीया का जो मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो ऑटोमेटिकली अलर्ट क्रिएट करके उसको ट्रैक करके उसको हंट डाउन करता है बिफोर के इट हिट्स ऑन द ग्राउंड। तो रियल टाइम एप्लीकेशन ऐसी होती है जो क्विक रिस्पॉन्स ही वक्त होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा एयर नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम है, अगर कोई फ्लाइट चल रही है तो उसका जो रियल टाइम रिस्पॉन्स है वो आ रहा होता है और टावर पे, और वो किस स्पीड में, किस डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है, आगे से क्या ट्रैफिक आ रही है। तो ये नहीं है कि रियल टाइम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और आप हवा में वैसे ही उसको बता रहे होते हैं, तो आप सब कुछ देख रहे होते हैं जो नीचे नेविगेटर बैठे होते हैं। और जब व्हेन यू आर फ्लाइंग तो डेफिनेटली जो फ्लाइट टर्बुलेंस है या फ्लाइट में जो भी आपको, आप ऊपर जाके, आप जिसने फ्लाइट के टर्बुलेंस का मतलब है गड़गड़ाहट या बादल गरजते हैं या बिजली या कोई थोड़ा सा होता है, तो आपको थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन, स्पीड, एंगल सब चेंज करना पड़ता है। तो ये कतन ऐसे नहीं है, क्योंकि ऊपर टॉप लेवल पे तो बाजू का बादलों में या गरज चमक में आपको विजिबिलिटी नहीं होती, तो आपको नेविगेशन, जो नीचे सपोर्ट स्टाफ है जो कि उसका रियल टाइम रिस्पॉन्स या ट्रैफिक सामने से देख रहा है वो देख रहा है, तो वहाँ से उनकी हेल्प की रिक्वायर्ड जरूरत होती है। तो वो बजाय आपको फिर बताते हैं कि आप इस एंगल पे, इस स्पीड पे, इस तरह आप मिले, मुड़े तो आप उसी की गाइडेंस को लेके चल रहे होते हैं, बाज़-औक़ात आप उन्हीं पे डिपेंड बाज़-औक़ात कर रहे होते हैं। और वो अगर जो रियल टाइम रिस्पॉन्स अगर है वहाँ वो सिस्टम मतलब प्रॉपरली उसको मैप ना कर पाए या क्रैश हो जाए, तो फिर देखें कितनी लाइफ इन डेंजर है, तो आगे से तो कुछ भी हो सकता है। और लेट से मैं मजाक के तौर पे बता रहा हूँ कि ये मजाक के तौर पे बात है, अगर वो कहे जी इस तरफ मुड़ जाए, इस तरह आप ऐसा करें, और आगे से वो देखने ट्रैफिक आगे से भी कोई आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैफिक चल रही होती है, सिर्फ ये तो नहीं कि आप फ्लाई कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग हो रही है, कोई जहाज इधर से उधर जा रहा है, कुछ एंगल से इधर आ रहा है उसे, तो नेविगेटर ने आगे उसको नहीं बताया आगे से कि भैया और न्यू खान दी बस अगू भी आ रही है, तो ठा हो जैसी,
तो जनाब हर तरह से ट्रैफिक आने जाना चल रहा होता है, तो नेविगेटर वन शुड बी वेरी विजिलेंट। और ये जो सिस्टम है ये इसके अंदर एक फॉल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अगर बाज़ औक़ात कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है या क्रैश होना, तो एकदम रियल टाइम रिस्पॉन्स उसको रिकवर भी कर सके। तो फॉल्ट टॉलरेंट एप्लीकेशन ऐसी होती है कि प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल रिजॉल्व करके उसी को खुद ही टैकल करके उसी लम्हे बता दे। तो रियल टाइम एप्लीकेशंस ऐसी टाइप एप्लीकेशन है कि जिस पे क्विक रिस्पॉन्स है और यूजर कंट्रोल फील कर रहा है ऐसी एप्लीकेशन में। तो अब ये देखें कि डूइंग रादर देन थिंकिंग, तो वो सोच रहे हैं, वो कहते हैं सोची पे आते बंदा गया, पंजाबी कहते हैं। तो सोचना नहीं है बल्कि यू हैव टू डू दैट टास्क, यू हैव टू फील इन कंट्रोल। तो ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी एप्स का अब दौर आ चुका है कि यूजर को फुली कंट्रोल कमांड दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये स्मार्टफोन। मैं स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ, देखिए हर चीज आप डायनेमिकली तकरीबन आप टैकल कर सकते हैं। और उसकी क्या लुक एंड फील है, गैजेट्स है, थीम्स है, कॉम्बिनेशन है, आप होम पेज पे क्या लेना चाहते हैं, कितने पेजेस, क्या शॉर्टकट कमांड है, किस तरह एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं, आइकन कैसे चेंज करना चाहते हैं, तो यूजर और क्या मेमोरी रखनी है, क्या उसको प्रोसेसिंग पावर क्या देनी है, कौन से प्रोग्राम डिसेबल करने, हर चीज यूजर के कंट्रोल में दे दी है। उसको यूजर अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक, चाहत के मुताबिक उसको मैनेज कर सकता है। तो जब ये जो होता है ना कि यूजर फील कंट्रोल इन दैट एप्लीकेशन, तो फिर वो यूजर की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब यूजर को जब आप कंट्रोल दे देते हैं हर फीचर्स और ऐप को रन करने के हवाले से, तो यूजर पावर फील करता है, यूजर उसको ओन करता है एप्लीकेशन को। तो ये जो फीचर है ये बहुत मुश्किल है कि यूजर को कंट्रोल पावर दे दी जाए पूरी एप्लीकेशन को टैकल करने की, बट पॉसिबल भी है और दी भी जाती है। और अगर हमने इंटरैक्टिव सिस्टम या इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस को देखना है या डिजाइन करना है, तो ये जो फीचर है कि यूजर इज इन कंट्रोल, यूजर फील पावर इन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन है, उसकी गेमिंग की इंटरैक्टिविटी, एप्स और उसके कंट्रोल ऐसे दे दिए जाते हैं। और फॉर एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट अभी आप थोड़ा सा आगे स्लाइडों में देखेंगे, तो ऐसा ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट भी बना दिया जाता है, या उस एनवायरनमेंट के अंदर आप मौजूद होते हैं, ऐसी डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं व्हाइल प्लेइंग वर्चुअल रियलिटी गेम्स, वीआर बेस्ड जो गेम्स हैं। तो यूजर फील के दैट आई एम इन द पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल रियलिटी की डेफिनेशन यही है कि वो एक्चुअली एनवायरनमेंट होती नहीं है, बट वन शुड फील और वन शुड रियलाइज के दैट आई एम इन कंट्रोल ऑफ दैट। लेट्स सी इसकी आज क्या स्ट्रेंथ है, 21। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। और सो इट मीन्स के ऐसी एप्लीकेशन जो रियल टाइम रिस्पॉन्स उनका उसी वक्त मिलना चाहिए। और लेट्स से अगर मैं वीडियो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो वीडियो कन्वर्सेशन जो है वो उसी वक्त, अब देखिए अगर लेट्स से कैमरा इनेबल है, तो ये नहीं है कि बाद में आपको रिप्लाई मिले। अगर मैं बोल रहा हूँ और उसकी इंटरेक्शन आपको प्रॉपरली नहीं आ रही, जिसका साउंड को लोग कह रहे थे कट कट के आ रही है, डिले से आ रही है, ये फ्रेम डिले आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर कुछ भी समझ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी और ना आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो रियल टाइम रिस्पॉन्स उसी वक्त रिस्पॉन्स होना, इट डिपेंड्स अपॉन, जिस तरह लोगों ने कहा कि सर इस तरह प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने भी चेक कर लिया। बाज़ औक़ात उसके अपने कनेक्शन मसला होता है। मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि अगर साउंड या नॉइज डिस्टॉर्शन या बाज़ औक़ात हो रही है, तो आप अपने कनेक्शन को भी चेक कर लें। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप डिस्कनेक्ट करें, कनेक्ट होके आप दोबारा होके हैं, तो देखें आपको स्पीड भी बेहतर मिलेगी, बेहतर इंटरेक्शन मिलेगी। तो आगे चलते हैं। तो रिचर इंटरेक्शन, यू हैव टू इंटरेक्ट विद सम सेंसर्स एंड डिवाइसेस एवरीवेयर। फॉर एग्जांपल हमारी कुछ जो सीक्रेट ये स्पेशल फोर्स स्क्वाड है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में, इसका जो इनेकाद किया गया था, जो स्पेशल फोर्सेस जो है, और उनके पास ऐसी डिवाइसेस उनको दे दी जाती हैं और उनको जो है सर्वर रूम से, क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट था, उसकी जॉब भी बड़ा अच्छा डेवलपर था, उस सेंटर में लगाई गई, तो वो काम भी कर रहा था। तो ये शेयर्ड विद बी द एक्सपीरियंसेस के उसको सेंट्रली वहाँ सर्वर रूम से उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। ये नहीं, और स्क्वाड अगर एक जगह बैठे रहे, तो वहाँ पर उनको मैसेजेस अलर्ट आ जाता है कि मूव ऑन करें और यू हैव टू मूव अराउंड द सिटी, और उसको व्यू करें जो भी आपने सर्वेलेंस करनी है। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह आप देखते हैं कि कुछ कईयों की ड्यूटी तैनात की कर दी जाती है, तो वो पूरे दिन उधर ही और खरामा खरामा खराटे मारते रहते, बैठे रहते हैं।
तो स्पेशल स्क्वाड का पर्पज ही है, डेफिनेटली कोई हंगामी सूरत हाल में उनको कॉल भी करती जाती है, बट ये यू हैव टू मूव ऑन। तो उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको ट्रैक डाउन करने के लिए, और ऐसी डिवाइसेस, और ये जो 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 आप समझ लें कि जिसकी आरएफआईडी, जिसकी फ्रिक्वेंसी बेस्ड आरएफआईडी बेस्ड भी प्रोजेक्ट हो सकता है, या उनके पास ऐसी डिवाइसेस है जिसकी रेंज इस सर्टेन लिमिट तक अगर है, वो एक्सेसिबिलिटी है, तो वो एक्सेस की जा सकती है इन दैट पैरामीटर। तो ये तो नहीं है कि अगर पिंडी में एक स्पेशल, इस्लामाबाद में एक स्पेशल स्क्वाड लगाई तो वो पूरे इस्लामाबाद को करे, तो सेक्टर वाइज हो सकती है, एरिया वाइज उस रेंज की, तो उसको ट्रैक किया जा सकता है कि कौन सी पार्टी किस जगह अभी है और कितनी देर से और क्या मूवमेंट है। तो वो देखिए, मैं जो बताना चाह रहा था, तो फिर आपको ऐसी एप्लीकेशंस भी बनानी है, या उनके अंदर ऐसे फीचर्स होने चाहिए कि जो उन 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 डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो आरएफआईडी बेस्ड भी काम हो सकता है, और वो इतना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट का आइडिया भी दे देता हूँ, और उसमें ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिक्योरिटी उसको को टैकल करने के लिए आरएफआईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सिक्योर्ड किस्म की है, और उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेवल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हर लेवल जो है उसमें सिक्योरिटी को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल लेवल 1 इज द बेसिक लेवल अप टिल 5 लेवल। अगर 5 फ्लोर 5 लेवल्स हैं, तो 5 लेवल जो है, 5 लेवल जो है टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर एक बंदे को लेवल 1 है और उसको लेवल 1 से ऊपर लेवल 2 में जाने की एक्सेस नहीं है, तो जो ही वो लेवल 2 क्रॉस करता है या उधर पहुंचता है, तो आरएफआईडी के थ्रू ट्रैक हो सकता है, अलर्ट जनरेट हो सकती है, अलार्म जनरेट हो सकता है, एक वॉइस उसको मैसेज जा सकता है। तो ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ही ऑर्गेनाइजेशन का टाइम खत्म हो चुका है और ऑर्गेनाइजेशन के लोग छुट्टी करके जाना चाहते हैं, तो कुछ बंदा वहाँ पर हिडन रह गया है, और वो फिर लेवल को क्रॉस करने लगता है और सोचता है कि यार अब ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, लाइटें ऑफ हो गई। बट लाइटें अगर ऑफ हो गई हैं, तो आपके जो सेंसर्स हैं, जो भी आपके कैमरा और ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं, नाइट मोड कैमरा है, सेंसर्स है, आरएफआईडी है, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो जो ही वो बंदा जो है वो कोशिश करता है कि मैं नेक्स्ट लेवल पे थ्रू सम हिडन डोर या थ्रू सम सीक्रेट आगे जो ही जाता है, तो वो उसके उसके जो डिवाइस है उसके उसको एक्सेस कर लेती है। अब बट इट डिपेंड्स अपॉन कि इसमें लूप होल्स हैं कि अब आरएफआईडी अगर उसके कार्ड में चिप की हुई है, इम्प्लांट की हुई है, तो अगर वो चीज़ें वो उतार देता है, अगर उसको नहीं पता, लोगों को नहीं पता होता कि जो एम्प्लॉय कार्ड पासवर्ड होता है उसके अंदर एक सीक्रेट जो है वो जिसका सीक्रेट चिप होती है, एम्बेडेड कर दी जाती है, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन लोकेशन ट्रैक कर सके। तो आपको बताऊं कि जो न्यू आईडी कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स हैं, अगर आप गौर से देखें, बार कोड तो है, होता ही होता है, तो उसके अंदर भी एक आप समझ लें एक ऐसी वो लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए चिप एम्बेड की, अगर आप गौर करें स्मार्ट कार्ड में, तो उसके अंदर भी एक चिप एम्बेड की गई है, वो बंदे को ट्रैक कर सकती है कि ये बंदा इस वक्त कहाँ है। तो ये भी प्रोजेक्ट कुछ सालों पहले शुरू हुआ था और सक्सेसफुल है। इसके थ्रू भी वो इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली, और जो हमारे कुछ ऐसे सीक्रेट सर्विस इदारे हैं जो कि थ्रू नंबर, थ्रू आपकी सिम वो एक्सेस कर लेते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी एक चीज़ है। और डीएनए बेस भी प्रोजेक्ट अभी तक किसी ने नहीं बनाया, और इतना आसान प्रोजेक्ट है। और मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ कि डीएनए की इंफॉर्मेशन जब तक स्टोर नहीं होगी डेटाबेस के अंदर, तो अब जितनी मर्जी ये सैम्पलिंग सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप ट्रैक नहीं कर सकते। वो सिर्फ डीएनए से सिर्फ ये मैच करते हैं कुछ के मर्द औरत क्या है, या जो अगर कुछ सैंपल उसके ब्लड रिलेटिव्स के लेते हैं, और अगर बॉडी में से जो अगर सब देखते हैं झुलस गई हैं, जल गई हैं, तो उसमें से कुछ कुछ ऐसी से सैंपल अगर उसका लेते हैं, तो वो फिर मैच करता है।
तो जो भी है वो इंफॉर्मेशन रिजल्ट जो है वो डीएनए होल्ड करती है। और अल्लाह ताला की कुदरत है कि किसी शख्स का किसी के साथ डीएनए मैच नहीं होता, बट जो उसके ब्लड रिलेटिव है उसमें उसका सीक्वेंस कोड एक चल रहा होता है। तो ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि जिस तरह मसलन मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स जो हैं, तो उनका जो कोड होगा वो मेरे साथ एक लिंक आ रहा होगा। मेरे अंदर जो मेरे मेरे किड्स हैं, मेरा जो कोड का एक लिंक होगा, एक रेफरेंस जो है वो मेरे बच्चों में आ रहा होगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत है। तो वहाँ से एक आइडिया हो जाता है। तभी ये बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उसके ब्लड रिलेटिव आए और वो अपना सैंपल दें, उनका डीएनए, और फिर जो सबके डीएनए ले लिए उनका कोड मैच होता है कि किसके साथ उसका सीक्वेंस हो रहा है, तो उसको टैग कर लेते हैं। तो मेरे पॉइंट ये से था कि डीएनए की इंफॉर्मेशन अगर एक सिस्टम बना दिया जाता कि ये जब भी कोई एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसके साथ डीएनए भी उसका ले लिया जाए और वो स्टोर किया जाए एक सेंट्रल रिपोजिटरी में। नादरा अगर मेंटेन कर रहा है तो उसके ब्लड ग्रुप, उसकी फैमिली डिटेल्स भी सारी सेव हो जाए, तो जो जो अगली नस्लें आती जाएंगी वो सारी इंफॉर्मेशन मैप होगी। उसके उसके फिंगर फिंगर थंब इम्प्रेशन सब चीज़ें तो आ रही हैं। तो जो ही कोई आप एक्टिविटी देखते हैं या जहाँ पर कोई कार्रवाई देखते हैं वहाँ पर इम्प्रेशन मैच करते हैं, तो उस इम्प्रेशन को अगर उस सिस्टम के साथ एज इनपुट दी जाए तो पता लग जाएगा कि कौन था बंदा। और प्लस मेरे पास और भी आइडियाज है नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स के, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपके पास आइडियाज भी हैं, आपने इतना काम भी कराया, और लेट से अगर आप जो हमारे आईटी के इदारे हैं या रिप्रेजेंटेशन है कि वहाँ पर आप जैसे बंदों की टॉप लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपकी जरूरत होती। तो खैर जो लोग हैं वो सोचना चाहिए। मैं अभी तक हैरान हूँ कि टेक्नोलॉजी का इतना बूम आ चुका है, इतनी ऐप्स का इतना हो गया कि क्यों नहीं ऐसी ऐप जो नेशनल लेवल की ज़रूरत है वो अभी तक नहीं कर पाए, जिसमें आप फ्रीलांसिंग की बात करें। मैं सिर्फ एक आइडिया शेयर करूँ ताकि आपको अपने उस्ताद का विजन पावर पता लग सके वो क्या है। नेशनल लेवल की प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसा प्रोजेक्ट की जो अभी भी अगर लॉन्च हो तो हज़ारों जॉब्स, लाखों जॉब्स, ये लाखों जॉब की बात करते हैं, लाखों जॉब्स और रेवेन्यू बढ़ सकता है। सो मच इंसान में सोच होनी चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है, टीमें भी हो जाती हैं, एक्सपर्ट्स भी बुला दिए जाते हैं। सोच ही नहीं हो तो फिर क्या होगा, विजन ही नहीं हो तो क्या होगा। का अगर आप नेशनल, अगर आपने व्हाई नॉट पानी, पाकिस्तान अपनी क्यों नहीं वेबसाइट्स, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं सिस्टम बनाता कि जितनी आबादी करोड़ों में है, ये जो बाहर ट्रैफिक जा रही है सारी ट्रैफिक इधर ही आए और भी लोग बाहर से आए। बनाना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते। फ्रीलांसिंग का है कि आप फ्रीलांसिंग गवर्नमेंट पोर्टल खुद यूज़ करें और सब रजिस्टर्ड करें और सारा काम यहाँ पर आए, ट्रांसफ़र मनी यहाँ पर हो, अकाउंट्स भी यहाँ पर हो, सारा कुछ पैसा बाहर से भी यहाँ पर ही आए, यहीं से डिलीवर हो। तो इतना इतना इतने काम है, इतने आइडियाज़ है, इतना कुछ है। डीएनए बेस हो सकता है फॉर एग्जांपल। प्लस अगर आप ये देखते हैं कि न्यूज़ में आप देख रहे होते हैं कि डिफरेंट ऑपोजिट जेंडर के साथ डिफरेंट केसेस हो जाते हैं, उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं करता। दो अभी पार्लियामेंट में एक पास हुआ है रूल कि जो भी उन एक्टिविटी में पाया जाता है उसको सजाए मौत का अभी उन्होंने कानून पास किया पिछले दिनों में, मैं न्यूज़ में देख रहा था। तो आपके पास ऐसे सिस्टम हो कि जो ही रिपोर्टिंग हो और उसकी सैम्पलिंग वगैरह हो, सैम्पलिंग के रिजल्ट उस सिस्टम में डाले जाए तो ऑटोमेटिकली जितने भी लोग कल्प्रिट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। तो ये देखें सिस्टम इतना मुश्किल नहीं है, सोच ही नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे सिस्टम की के करके, मैंने भी आपको 4-5 नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स के आइडियाज बताए, नेशनल लेवल जो भी पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में हैं। दुनिया में ये चीज़ें हैं और हम अभी सोच रहे हैं और अभी तक सोच विचार में है कि क्या है। तो खैर जब तक हम हैं हम अपने कुछ ऐप्स या आइडियाज़, अपनी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। जब इंशाल्लाह हमें भी वक्त के साथ साथ एग्जेक्टिव लेवल पे या खुद मौका मिलेगा तो हम जो है देखेंगे तब क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको अगर ये चीज़ें करनी है तो आपको सोच बढ़ानी पड़ेगी। आपको सिर्फ ये नहीं है कि जनाब चांद एक कहता है कि चांद इस तारीख को निकलेगा, दूसरा कहता है जी इस तारीख को निकलेगा, कोई कहता है दूरबीन से देख लो, कोई कहता है आंख से देख लो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ ये यहाँ तक नहीं है। और
साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि इसकी इदारे की वेबसाइट बना दी, इस इदारे की वेबसाइट बना दी, तो मुस्तकबिल में क्या है या क्या ज़रूरत है। जिस तरह आजकल ये जो एक ट्रेंड इंटरनेशनल निकला है कि बिटकॉइंस, मैं सिर्फ आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि व्हाई नॉट हम कैश कैश लेस बेस्ड ट्रांजैक्शन, व्हाई डी कैश दुनिया में अब खत्म होता है, में तो है वक्त के साथ साथ ये खत्म हो जाएगा। यस, उसमें सर्टनली कंट्रोल होगा, मॉनिटर होगा, और उसमें सिक्योरिटी लेवल वो लेवल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हैक हो जाएगा या उसको एक्सेस करेगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन सो कैशलेस बेस्ड ट्रांजैक्शन को किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह वी चैट है, वी चैट तरह की, उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन उस कोड स्कैनर और कोड पे ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र चल रही होती हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सबको ट्रैक कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ सो दैट आप एकदम जब सुने, अभी लेक्चर सुन रहे हैं तो उस पर विजुलाइज करें आपके वाओ के, या बाद में सुने तो के व्हाट एन आइडिया। तो लेट्स से अगर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करती है और उसमें कह देती है कि जितने भी लोग हैं, ये हम सिस्टम एक लॉन्च कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं इस डेट तक जितना भी हार्ड कैश है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करा रहे हैं। सुनना जरा गौर से, तुम्हारी बात है, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ज्यादा शेयर नहीं करता, क्योंकि ये कोर्स बेस या फाली प्रोजेक्ट बेस नहीं, ये नेशनल लेवल प्रोजेक्ट है और इट्स ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि जो किसी भी कंट्री का एक एसेट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल लेजिस्लेशन पास करती है, जब वो सिस्टम उन्होंने बना लिया तो, और गवर्नमेंट कहती है कि यार लेट से जुलाई की 30th, लेट से जुलाई है, जितने भी लोग हैं, जितना भी लोगों के पास हार्ड कैश है, जो चाहे बैंक्स है, वो ये जो कुछ भी है, वो सारा अपना डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करा लें। और डिजिटल करेंसी के जो भी आपने उसको मेजरमेंट दी हुई है, लेट से आपने 1000 को जो है ना वो आपने 10 में डिवाइड, 100 जो है वो 1 है, और अगर लेट से भी कम अमाउंट है तो उसमें, तो जो भी आपने डिनोमिनेटर उसको दिया, टैगिंग दी, एक अलग चीज है। तो लेट से देखेंगे अगर डिजिटल करेंसी को वो कन्वर्ट नहीं करते तो मार्केट में आप एक रूल बना दे, कोई भी उसको एक्सेप्ट ना करे। अगर वो बैक एंड पे जो लॉबी है या कुछ लोग हैं वो नहीं करते और आपस में वो ही कैश डाला देते तो कब तक चलाएंगे? एक वक्त आएगा वो फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा और मार्केट में नहीं चलेगा। वो क्या है? तो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करके हर बंदे को उस सिस्टम में लाया जा सकता है, हर बंदे को ट्रैक किया जा सकता है। कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, क्या शॉपिंग कर रहा है, सब कुछ हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आइडिया देना कैसे सिस्टम बनाए जा सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल शिप को कैसे जा सकता है। तो मल्टी लेवल लेयर सिक्योरिटी लेवल उसमें इम्प्लीमेंट की जा सकती है, तो उसमें सबको ट्रैक किया जाता है, घर बैठे सब लोग शॉपिंग ट्रांसफरिंग सबको कर सकते हैं। हाँ, जिनके पास पैसा उनके पास लेट से अरबों में था और लाखों शो किया था, तो उनको अरबों शो करने पड़ेंगे, अरबों शो करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे सिस्टम के अंदर, और उसको सर्कल में लाने पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, वहां से वो ट्रैक होंगे, वहां से उनके एसेट, अगर एसेट बियॉन्ड द मींस एक टर्म होते हैं, अगर वो नहीं थे वो पहले जुर्माने भरेंगे, वो रिकॉर्ड में आएंगे। तो समझ आ रही है? तो मैंने अरबों रुपए और लाखों शो किया था, तो वो अरबों की सिस्टम कि पहले अपने एसेट के साथ, तो वो जो है वहां से वो ट्रैक पहले होंगे कि पैसा कहाँ, पहले तो ये शोना, पहले तो उनको जो है ना ब्लॉकिंग होगी, पहले उनको पेनलाइजेशन होगी, जो भी अरबों में कोई जो है करोड़ों के तो जुर्माने होंगे ही होंगे, ठीक है, पैसे के, और डेफिनेटली उनको दिखाना पड़ेगा एसेट। और अगर वो शो नहीं कर तो डेफिनेटली सी बात है ऊपर की कमाई है, और ऊपर की बात है कि वो शो था उसने इलीगल मीन से कमाई है या मल्टीपल सोर्सेज से वो कमा रहा है, उसने शो क्यों नहीं किया। तो जो भी उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो होंगे, या आप ये कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग है तो आपने यही करना है, ये नहीं करना कि 30 जुलाई तक जो है ना जितना पैसा वो शो कर दे उस पर कोई जो है ना वो नहीं होगा। ये फसी लॉजिक है और इरेशनल अप्रोच है कि जी हम सिस्टम में ले आए, बड़ी बात है, उस सिस्टम में ले आए तो जो करंट माफिया है, जो इतना कुछ है, वो कहाँ, वो तो फिर बच जाएगी,
तो लाखों रुपया था और अरबों रुपया उन्होंने कमाया, तो वो जो वो सारी चीजें तो फिर वाइट मनी कर देंगे। तो ऐसा होता है, आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, लेजिस्लेशन ये इस तरह की करनी पड़ेगी। तो लेजिस्लेशन करेंगे तो लेजिस्लेशन वाली आधी आवाम जो है वो खुद इनमें शामिल होती है। तो ये आप खुद देख लें, ऐसे ही सिस्टम है। तो ये नहीं है कि डिजिटल वोटिंग सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं हो सकती है, बट डब्बे किसने चोरी करने हैं, किसने रिजल्ट चेंज करवाना है। सुबह कोई जीत रहा होता है, अगले दिन हार जाता है, रात को कोई जीत रहा है, सुबह अगले दिन हार जाता है, सुबह रात को कोई हार रहा होता है, सुबह जीत जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो लेट्स से बिलाल खान साहब आपके जो है टीचर हैं, डॉक्टर बिलाल साहब, वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो मेरे एक्स स्टूडेंट हैं। जब वो ग्रेजुएट हुए तो उनकी क्लास में एक मैंने स्टूडेंट को प्रोजेक्ट करवाया था, डिजिटल वोटिंग सिस्टम, बहुत आउट क्लास प्रोजेक्ट था, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन दैट बैच था। तो बिलाल साहब से भी डिस्कस करते, उनके दोस्त हैं बल्कि मेरे, मुझे अपने अपने उन स्टूडेंट का नाम भी, एक का तो नाम याद है जो ग्रुप लीडर था जिसके इंटरेक्शन होती, वसीम। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। तो जब हम लोग ये प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, वो ये बात है कोई ये बात है कोई 2012 की, आई गेस 11 का एंड या 12 का स्टार्ट, 8 साल पहले प्रोजेक्ट ये करवाया था। इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, थंब बेसिफिकेशन। अब आप देखें ना, बड़ी आजकल बात होती है फिंगर बेस, तो फलाना बेस, तो फलाना बेस। 8 साल पहले जो प्रोजेक्ट है ना, ये अमेरिका में भी शायद ना हुआ हो। तो डिजिटल वोटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भी आइडिया मेरा ही था, काम करवाया, डिफरेंट सर्वर्स पर वो डाटा एग्जीक्यूट हो रहा था। और नो मैटर आप कहाँ के भी रहायशी हो, क्योंकि जब वोटिंग होती है कोई कहता है यार मैं कहाँ अपने गाँव जाऊँ यार, मैं वोट ही कास्ट नहीं करता, तो टर्न ओवर 25-30% से ऊपर गया ही नहीं, 20% से गया नहीं। तो जहाँ पर भी है मैं सीधा उस सेंटर में जाऊँगा, अपना थंब वेरीफाई कराऊंगा, मेरी सामने वो सारी डिटेल आ जाएगी, सब लोग उसको देख लेंगे, और जो ही मैं कास्ट करूंगा कि वोट आ जाएगा कि जी वोट कास्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने टच ही करना है। बुजुर्गों को लोग सिखाते हैं, बाबा जी शेर ते मोरा, बाबा जी तीर ते मोरा, बाबा जी बल्ले ते मोरा, बाबा जी किताब ते मोरा, बाबा जी फलाना पतंग ते मोरा, बाबा जी जितनी भी पार्टीज है, तो रटवा के भेजते हैं उनको लोगों। तो वो सिस्टम में सामने जो है, सामने उनको इमेज नजर आ रहा होगा उस पार्टी का, उस बंदे का, उसका नाम नजर आ रहा होगा, तो जो ही वो उस पर अंगूठा लगाएगा बस उसका वोट कास्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बात है। तो सिर्फ आइडिया है। और लेट से आगे चलते हैं, टेक्स्ट बेस्ड डिवाइसेस की बात करते हैं, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मैं स्किप कर दूंगा। कीबोर्ड QWERTY बेस्ड था, और आपको सब पता है QWERTY की जो फ्रंट ऑफ लाइन है वो डिज़ाइन। अब देखिए, इसमें कुछ आगे जाके कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आप हैरान होंगे कि इसके लेआउट्स पे भी वर्किंग होती है, इसके लेआउट पे भी डिज़ाइनिंग होती है भाई। सिर्फ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के फॉर्म लेआउट नहीं है, जो कीबोर्ड डिज़ाइन हो रहे हैं, जो सिस्टम के अंदर एक्सेसरीज डिज़ाइन और लेआउट्स हो रहे हैं, तो उन पर भी काम होता है इंटरनेशनल लेवल पे। और इंटरनेशनल जो लेबॉर्ट्रीज हैं या किसी कंपनी से अगर अटैच होते हैं, तो ये QWERTY बेस्ड जो स्टैंडर्ड लेआउट था, पहले QWERTY नहीं था, पहले सिंपल किसी ने मशवरा दिया, वो देखते हैं वो क्या था, पहले सिंपल किसी ने मशवरा दिया कि यार जैसा टाइप राइटर होता है ना, उस तरह डिज़ाइन करो। क्योंकि सबसे पहले कीबोर्ड जो सिस्टम से पहले टाइपराइटर ही फेमस था, टाइपराइटर की जो जो कीज थी, और उसी बेस्ड उन्होंने डिज़ाइन किया, उसको एक्सेप्ट किया, बल्कि एट द एंड तो QWERTY बेस्ड वो कर दिया। सबसे पहले जो रिसर्च भी शो हुआ कि अल्फ़ाबेटिकली लोगों ने तजर्बा मारना शुरू किया। जब कीबोर्ड की बारी आई डिज़ाइन की, तो अल्फ़ाबेटिकली डिज़ाइन किया, तो वो लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू होगा, क्योंकि पहले जो जो टाइपराइटर में जो कीज थी, और वो लोगों को फेमिलियर भी थे, या लोग प्रैक्टिस भी करते थे जो लोग, और वो जब सिस्टम पे बैठे तो उन्होंने जब इस तरह की रिसर्च की कि यार अल्फाबेटिकली कीज अरेंज हो, तो वो फिर फास्टर नहीं था इंटरेक्शन, लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू होगी। और फिर लोगों ने आस्ता आस्ता के साथ एट द एंड वही जो टाइपराइटर की जो कीज की जो सीक्वेंस था उसी को फॉलो शुरू किया। अच्छा, फिर देखें, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, लेआउट शेयर कर रहा हूँ कीबोर्ड्स के। डवर्क जो है, मैंने आपको थोड़े देखिए नेशनल लेवल के 5-6 कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स आपको आइडिया शेयर किए। तो विजन होने चाहिए टीचर के पास कि क्या है, उससे कैसे मुस्तफीद किया जा सकता है, उससे कैसे डिस्कस किया जा सकता है आप ये फीचर्स को। आई होप कि जितने मेरे स्टूडेंट हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, और तकरीबन समझ लें 70-80 स्टूडेंट्स प्लस है, और मॉर्निंग के कुछ और सेक्शन के कुछ और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो भी मेरे
एक्स स्टूडेंट रहे हैं। तो बात यह है कि बंदे के पास उस चीज़ को बताने के लिए एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन या चीज़ या उससे रिलेटेड कोई कैसे सिस्टम्स या जिद्दत ला के कैसे ऐप बनाई जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें एक उस्ताद के अंदर होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसको बहुत नॉलेज की और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नहीं है कि एक स्लाइड कहीं से पकड़ ली और आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दे, या कुछ लोग तो एक्सप्लेन भी नहीं करते, सिंपल जाके जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं स्लाइड रीडिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। डवर्क एक लेआउट था। डवर्क जो है ना वो बायस टुवर्ड राइट हैंड को सपोर्ट करता था फॉर एग्जांपल। और जो राइट हैंडेड हैं, जो राइट हैंड को सपोर्ट करते हैं, सारी कीज तो वर्ड राइट की तरफ थी। फिर एक और स्पेशल कीबोर्ड डिजाइन किया गया, जिस तरह लिखा आ रहा है मैट्रॉन लेफ्ट हैंडेड कीबोर्ड। ये देखें, लेफ्ट साइड पे सारी कीज है, राइट पे सिर्फ जो एरो कीज और ये आपको नजर आ रही है लेफ्ट पे। तो लेफ्टी जरा कम लोग होते हैं क्लास में, देख लें कि जितने लोग हैं उनमें 2-3 लेफ्टी होते हैं। तो लेफ्ट हैंडेड जो है उन बेचारों का क्या कसूर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड ही को यूज करते हैं। तो अगर राइट हैंडेड सपोर्ट कीबोर्ड था पहले, मतलब यूज किया गया तजर्बे के लिए, तो जो लेफ्टी था उसके लिए तो और औखा हो गया। अच्छा, जो स्पेशल था फिर लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट हैंड वाले अपने स्पेशल फिर कीबोर्ड डिजाइन किया। मगर कुछ ऐसा फिर स्ट्रक्चर बनाया गया कि वो दोनों को सपोर्ट करने लगा, या बाइस नहीं होता था राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, वो आपको फिर खुद ही अपनी ठीक करनी पड़ती है। तो आप ये देखें कि इंडस्ट्री में वो कहते हैं ना, पैसा पैसा फेंक और तमाशा देख। और ऐसे भी कीबोर्ड से कि जो इंटरेक्शन में आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें, इजीली टाइप कर सकें, इजीली ट्रैक कर सकें। फिर ऐसे ऐसे कीबोर्ड भी डिज़ाइन हुए कि जिसमें सिस्टम की जो एक्सेस जो आप यूज़ करते हैं सर्विसेज, वो ज़्यादातर सामने आ गई। फॉर एग्जांपल आपको क्लिक करके शट डाउन ऑफ, तो वो सारी जो कीज़ है, शट डाउन है, हाइपरनेट मोड में करना है, और मतलब स्लीपिंग मोड में करना है, प्लस आपने कोई वेबसाइट को यूज़ करना है, कोई फेसबुक डायरेक्ट खोल लेनी है, तो आपको टाइप करेंगे, आप बटन दबाएंगे कीबोर्ड पे, वो फेसबुक साइट खुल जाएगी। अपनी मेल खोलनी है, वो सारी पीछे स्पेशल कमांड्स उसके साथ इम्प्लांट की कर दी जाती हैं। और बेशुमार एक्सेसरीज कीज़ आ गई हैं कि बजाय यूज़र को इंटरेक्शन कम करनी पड़े। फॉर एग्जांपल देखें, यूज़र जाएगा, ब्राउज़र खोले, क्लिक करेगा, फिर साइट दबाएगा, तो वो सिंपल बटन दबाता है कीबोर्ड पे, वो साइट खुल जाती है। तो उनकी लेआउट आसानी, उसका कैसा लेआउट होना चाहिए, कैसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मैं सिर्फ अभी तक हिंट दे देता हूँ। ये एक मेरा ख्वाब भी था बहुत पहले, मैंने कहा था कि लेट से पीएचडी में जाके ये एक चीज़ भी डिज़ाइन करेंगे। ये नहीं कि पीएचडी का थीसिस सिर्फ एक पॉइंट बता रहे हैं, बाहर के ममालिक में एक एक पॉइंट पे पीएचडी होती है कि यूज़र की इन्वॉल्वमेंट अगर करनी है विद द टीम, तो वो इन्वॉल्वमेंट किस तरह होगी, किस जराए से होगी, क्या मैकेनिज्म, इन पे पीएचडी होती है। तो बाहर सिर्फ एक एक चीज पर पॉइंट पर रिसर्च और उसकी डिटेल और सारी वो इसी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा ख्वाब था, अभी तक वो ऐसा कीबोर्ड तो आया तो नहीं है, ये भी आप स्टडी कर लें और रिसर्च कर लें कि मैं ये कह रहा था कि वायरलेस कीबोर्ड तो है, बट उसके अंदर एक स्क्रीन इम्प्लांट कर दी जाए, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जितनी भी आपको वो स्क्रीन की जिस तरह आप देखें मोबाइल की स्क्रीन होती हैं, वो जिस तरह लेवल की स्क्रीन है उसकी विजिबिलिटी या जितनी लेंथ की बढ़ाएंगे वो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बट अभी तक ये तजर्बा नहीं हो सका, और अगर ये होगा या वक्त के साथ कुछ होगा तो डेफिनेटली आवाम उससे फ़ायदा लेगी। कि अगर आपका सिस्टम कहीं दूर पड़ा हुआ है और आपके पास ये, मैं एक समझ लें कि पीएचडी लेवल तक की कोई एक बात शेयर कर रहा हूँ। और एक काम एक ऐसा हो सकता है कि आप थ्रू अपने वायरलेस कीबोर्ड से सिस्टम फंक्शनैलिटी, अपना सिस्टम ऑन एक्सेस करके, और अगर वो डिफरेंट पड़ा, किसी और जगह पड़ा है, और आप उस कीबोर्ड में जो स्क्रीन इम्प्लांट की गई है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको नेविगेट कर सकते हैं, उसको आप लाइक टच बेस्ड ही है तो वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये आया कि सर अब तो लैपटॉप का ज़माना है, ठीक है, लैपटॉप का भी ज़माना है, और ये भी हो सकता है, और आपने आपने देखा होगा ऐसे लैपटॉप भी है कि जिसमें कीबोर्ड अलहदा, मतलब बाजू का आप फोल्ड करके अलहदा एक तरफ कर लेते हैं, स्क्रीन एक तरफ इम्प्लांट हो सकती है। तो ये भी हो सकता है।
जस्ट बिकॉज ऑफ जिसने उसका इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी रीजन से भी हो सकता है कि आपकी स्क्रीन एक साइड पे पड़ी हुई है और वो लग रही है कि बंद है, बट आपके पास सिंपल कीबोर्ड है और एक जगह बैठ के आप उसको एक्सेस करके उसी जगह से वो उसको कंट्रोल और ट्रैक और सारा अपडेशन कर सकते हैं। तो उसके ज़राए तो उसके बेनिफिट्स या उसका इस्तेमाल है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जिस मर्जी इस्तेमाल। हम सिर्फ उसके फीचर्स की बात कर रहे हैं कि एक हम फीचर इस तरीके से भी दे जा सकते हैं, और बहुत सारी दुनिया में लाजमी नहीं कि सब लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, और अपना जो है सिस्टम्स भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये लैपटॉप के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो ये हो सकता है और बहुत मज़े का काम है। और यूजिंग सारी ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी चीज़ें आप उस पर ये काम कर सकते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हम इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे थे, तो कीबोर्ड हो गया। फिर इस तरह फ़ोन में आप देखते रहते हैं कि ये पुराने ज़माने का, मैंने एक स्लाइड शॉट ली थी, इस तरह मोबाइल सेट होते थे। ये अगर आपको याद आ रहा होगा, सोनी एरिक्सन का एक सेट था, और इस तरह की इसमें कीज थी डेफिनेटली, और जॉयस्टिक बेस थी, उसको टैकल करना डिफरेंट था। और ऐसी भी बात का कीज होती है, तो फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लाइड पे अगर गौर करें, इसमें डिफरेंट अल्फाबेटिकली अगर आपने हेलो लिखना है तो हेलो एच जो है वो आपका 4 4 दो दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो आप एच पे पहुंच जाएंगे, इसी तरह ही। तो आपको अगर याद होगा कि कई लोगों की इतनी मैसेजिंग फास्ट होती है और लोगों को इतनी आदत हो जाती है मैसेजिंग की कि वो अपने ख़ास तौर पे फ़ोन्स पर जो है देख के ही और रहे होंगे, मगर उंगलियां उनकी चल रही होंगी और उनको रट जाता है कि क्या है। अक्सर आपको नोकिया के सेट पे या डिफरेंट, ये डिपेंड नोकिया के सेट पे भी होती है, बट डिपेंड्स अपॉन कि वो बंदा कितना यूज़ कर रहा है, कितना उसको इस्तेमाल करता है अपने सेट को, और उसकी उसकी मैपिंग। देखिए, अब यूजेबिलिटी के जो प्रिंसिपल थे, इजी टू रिमेंबर, अब वो जो उसके लेआउट्स है, ये उसकी कीज की रिप्रेजेंटेशन है, उसकी मैपिंग, उसको इस्तेमाल कर करके वो कितना फेमिलियर हो चुका है कि वो इजी टू रिमेंबर कर लेता है, और बगैर देखे भी आप जो है वो कीज को प्रेस कर लेते हैं। देखें, वो फिर डिज़ाइन की कामयाबी की बात आती है, तो इजी टू रिमेंबर हो जाता है। और इजी टू एक्सेस तो था ही था, यूजबिलिटी का पहला जो प्रिंसिपल था, इजी टू यूज़ होना चाहिए। जब इजी टू यूज़ है और उसकी मैपिंग इतनी अच्छी हुई हुई है कि वो इजी टू रिमेंबर करने में आसानी है, और वक्त पड़ने पर जब वो उसको फीचर को इस्तेमाल करता है, तो आप देखते हैं बगैर देखे हुए आप, और आपका मतलब ध्यान एक तरफ है या आप देख एक तरफ है, मगर दूसरी तरफ से अपनी की उसी को जो भी आपकी डिवाइस है उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं बगैर देखे, तो वो कामयाबी से कर लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन के आप उसको कैसे चीज़ करें। तो ये टी9 डायरेक्टरी की जो ऑप्शंस होती है, या आपके स्मार्टफोन्स में भी डायरेक्टरी सॉरी डिक्शनरी की होती है, तो वो भी आ जाती है। फिर प्रेडिक्टिवनेस की आ जाती है, प्रेडिक्टिवनेस इन वर्ड्स में हो सकती है, फ्रेज में हो सकती है। तो बाज़ औक़ात वो बहुत तंग इरिटेट कर रही होती है, तभी लोग वो डिसेबल कर लेते हैं। मगर ऐसे लोग जो गलतियां बार बार करते हैं, जिनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, हर दूसरे वर्ड में बेशुमार गलतियां, तो वो अपनी जो है ग्रामर या स्पेलिंग, उसको आप खोलें, डिक्शनरी को ऑन कर दें, तो वो उनको हेल्प करेगी। या बाज़ औक़ात वो बाय डिफ़ॉल्ट तो डिसेबल होती है और वो ऑन करना पड़ता है, कह लूँगा तो वो नहीं होता, तो वो उनकी आसानी के लिए आसान है। बट जिनको जो बार बार इरिटेट हो रहे थे, जो ही लिखते थे वो सामने ऑटोमेटिकली स्लाइड पे ऊपर आ रहा था, वो फिर इरिटेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन के जिस तरह शुरू शुरू में नोकिया का सेट आया, मुझे याद पड़ता है कि नोकिया का सेट आया, और वो जिसको 3310 कहते थे, और जिसको एक देसी टर्म में तोड़ा सेट या खोता सेट भी कहते थे, कि उसको अगर ऊपर से फेंक भी दो तो उसको कुछ होता नहीं था। तो वो इतना इजी टू यूज़ था उस वक़्त, और आप देखिए लिमिटेड से फीचर्स थे और उसका इस्तेमाल कितने अरसा रहा। फिर आस्ता-आस्ता लोगों ने उसके लेआउट, यूज़र इंटरफेसेस, क्या चीज़? यूज़र इंटरफेसेस, क्या चीज़? लेआउट्स पे काम करना शुरू किया, उसकी इंटरेक्शन पे काम करना शुरू किया, उसकी लुक एंड फील पे लोगों ने काम शुरू किया। वो नोकिया ने डिफरेंट ब्रांड्स की बात भी करें, तो जितने बेहतर से बेहतर, दैट इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। देखिए ना, फिर समझ आती है आपको कि लेआउट्स क्या चीज़ है। एक्सक्यूज़ मी। अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेआउट्स पे काम करना शुरू किया, उसकी इंटरेक्शन पे लोगों ने काम करना शुरू किया, और कैसे कैसे फीचर्स को एक्सेस करेंगे, कैसे उसके यूज़र जो है उस सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे, उस ऐप से इंटरेक्ट करेंगे। तो फिर ये वक्त के साथ साथ तसलसल से बढ़ता गया, लेआउट्स पे काम होना शुरू हुआ,
और फीचर्स ऐप्स पे काम करना शुरू हुआ। लोगों ने जो स्मार्टफ़ोन मोबाइल हैं उन पर काम करना शुरू किया। उनके नए वर्ज़न, नए ब्रांड्स, नए मॉडल नंबर पे काम करना शुरू हुआ। देखिए सैमसंग, अगर आप सीरीज़ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 कहाँ तक पहुँची हुई है और आगे चल रही है। फिर इसके अंदर डिफरेंट वर्ज़न भी देने शुरू कर दिए। तो जो इस ब्रांड के से उसके लुक एंड फील स्टाइल से फ़ैमिलियर है, तो वो उसी तरह उसी चेन को आगे लेके उसमें सिर्फ़ निखार लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन्स के जो है और जो अगर वो आईफ़ोन पे जाते हैं और आईफ़ोन पे फिर उनको स्टार्ट में प्रॉब्लम होती है, बट एज़ दे यूज़ आईफ़ोन द मोर द बेटर दे फ़ील, और फिर वो स्मार्टफ़ोन्स पर उनको वो इंटरेक्शन या वो कंप्यूटिंग पावर या वो नहीं मिलती। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह लोगों ने किन 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 चीज़ों पर लिया। तो लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्मार्टफोन्स के जो यूज़र्स हैं और जो आईफोन के हैं और उसकी इंटरेक्शन के हवाले से है, उसकी डेफिनेटली फीचर्स डिफरेंट है और उसकी एक्सेसिबिलिटी डिफरेंट है। तो जूँ-जूँ आप आईफ़ोन में एक्सपर्टीज़ लेते जाएँगे, उसकी इंटरैक्शन में, उसकी यूसेज में, उसके पावर कंट्रोल्स को, तो फिर वो स्मार्टफ़ोन्स आपको मतलब लो ल नज़र आएँगे। तो ये फ़र्क है डेफ़िनेटली। अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेज़ की बात करते हैं तो हैंड रिटन रिकॉग्निशन, और हम इसमें फिर एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट्स या इन चीज़ों की बात करते हैं, ताकि आप अगर अपनी कंपनियों में बा काम कर रहे हैं या आप अ अपने सॉफ्टवेयर हाउस पे काम कर रहे हैं, तो या अपने दोस्तों के साथ फ्रीलांसिंग भी काम करते हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स या आइडियाज़ भी शेयर कर सकें। तो हैंड रिटन रिकग्निशन फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम सिग्नेचर करते हैं चेक्स पे, तो वो जो सिग्नेचर है उस तरह की एप्लीकेशन होती है और अभी तक है ही नहीं। ये देखें, ये भी बताएँ कि मार्केट में सिग्नेचर को, हमारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये आप स्टडी कर रहे हैं, मेबी शायद 2-3% बैंक्स हैं जो जिनके पास हों, जो ऐसे सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेज़ या कॉस्टली लेते हो, तो नहीं है तो ले लो यार। तो ये भी बनाई जा सकती है और इसके लिए भी काम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्नेचर वेरिफ़िकेशन है, सिग्नेचर वेरिफ़िकेशन से पहले जब चेक प्रोसेस करते हैं, तो चेक पहले वेरीफ़ाई हो कि चेक ओरिजिनल है कि नहीं है, सिग्नेचर तो बाद की बात है। चेक ही जाली हो, सिग्नेचर असली हो, चेक जाली हो, बताएँ, आप मुझे बताएँ, ठीक है, क्या होगा? चेक अगर जाली हो, उसकी स्कीम कोडिंग बिल्कुल आपने 2 नंबर बना दिया हो और वो चेक जो है, वो जो नंबर जो है, वो पहले से कैश हुआ हुआ और वही नंबर आपने उसको चला दिया, फिर क्या होगा? वो कहते हैं तेरा क्या होगा, खा लिया। तो सिस्टम होने चाहिए भाई, जो हैंड हैंड रिटन रिकग्निशन और ये चेक वेरिफिकेशन के लिए होने चाहिए। इस तरह की एप्लीकेशंस को नेचुरल लैंग्वेज इंटरफ़ेस स्टाइल्स अभी हम 2 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। तो इंटरफ़ेस स्टाइल्स में जब आप एक नेचुरल लैंग्वेज इंटरफ़ेस स्टाइल्स पढ़ेंगे, जिसमें आप जो नेचुरल लैंग्वेजेज़ हैं, जो बोली जाती हैं, जो लिखी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल लैंग्वेज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, दैट इज़ इंग्लिश इज़ वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज एज़ अ फ़ैमिलियर टू बी एज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। जो अगर आप उसमें बोलते हैं, कोई ऐसी ऐप आपने बनाई है जो वॉइस रिकग्निशन करती है, या आप लिखते हैं, तो ऐसी रिकग्निशन आप उसको करते हैं, जो चेक्स के साइन सिग्नेचर वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर उसको सिस्टम जो है उसको वेरीफाई करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड रिकग्निशन की बात करते हैं, जब एक एक सिग्नेचर करता है, मैं डिफरेंट तरीके से साइन करूँगा, या मैं इंग्लिश में लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अपना अपना लाइक से वर्ड है ताहिर, ताहिर मैं किसी और तरीके लिखूँगा, कोई किसी और तरीके से लिखेगा, कोई किसी का लिखने का स्टाइल डिफरेंट होगा, कोई सिंपल प्लेन में लिखेगा, कोई जॉइनिंग राइटिंग में लिखा, किसी का पेन लेवल का स्ट्रोक या प्रेशर लेवल डिफरेंट है, तो हर तरीके से लिखा जा सकता है। तो उसके लिए डेफ़िनेटली इमेज प्रोसेसिंग है। आप उस चेक को आप उस सिस्टम में डालें या स्कैनर में डालें, तो वो चेक को पहले वेरीफ़ाई करें। उस चेक के अंदर फिर डेफ़िनेटली वो जो सिग्नेचर का एक पार्ट है, वो उसको उठाए, उस सिग्नेचर के अंदर वो सिग्नेचर को उठाए और वो सिस्टम में जो सिग्नेचर पड़े, उनके साथ वेरीफ़ाई करें। अब पाकिस्तान में क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है और ये कोई मुश्किल नहीं है, और इमेज प्रोसेसिंग में इतने लोगों ने काम किया और ये काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि पाकिस्तान में क्या होता है, यूँ ही चेक लेके आते हैं और वो सिस्टम में उसका अकाउंट नंबर डालता है, तो सामने वो सबसे पहले वो है। अगर तो
फ्यू अमाउंट है, अगर तो बंदा खुद आ रहा है तो वो तो जो कैशियर है या जो वेरीफाई करने वाला ऑफिसर है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। अगर तो वो खुद नहीं है और अमाउंट भी बड़ी है तो इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है, उस पर क्या इंस्ट्रक्शन अगर एक कस्टमर ने दी हुई है कि वो अलाउ करता है नहीं करता, उसे वेरीफाई भी हो जाता है बाज़ औक़ात अगर बड़ी अमाउंट का हो। फिर क्या होता है कि सिग्नेचर को वो खोल के वो ज़ूम करके वो सिग्नेचर के साथ स्क्रीन के साथ वो चेक रखता है, दोनों को यूं यूं करके सिग्नेचर को देख रहे हैं एक तरफ चेक को देख रहे हैं, इस तरह वेरीफाई कर रहा है। मेरे हमारे साथ भी ऐसे हुआ। तो ये तो लेवल है कि आप जब प्रोफाइल खोल लेते हैं, उसका सिग्नेचर स्पेसिमेन सेक्शन खोलते हैं, जो सिग्नेचर उसने लिख के सेंड किया होता है वो आपने स्टोर किया होता है इमेज उसका तस्वीर लेके, और वो तस्वीर जो बड़े व्यू में पेंट व्यू में या किसी भी एडिटिंग टूल में खुलती है उसको जूम करते हैं और चेक सामने रखते हैं और सिग्नेचर आप इस तरह वेरीफाई करते हैं। तो उसमें गलती भी हो सकती है। 100% एक्यूरेसी तो कोई भी नहीं कर सकता, जो एक्सपर्ट भी है, बट उसमें भी 19-20 साढ़े 19-20 का फर्क होता है। बट वंस यू आर इन बिजनेस साइड, अगर जो बिजनेस है जिनमें लाखों करोड़ों का इस तरह ट्रांसफर हो रही है, चेक्स के थ्रू हो रही है, और अब तो ऑनलाइन भी आ गया है, उसमें लिमिट भी आ गई है, तो वो ऑप्शन अकाउंट होल्डर्स को बड़ी अच्छी दी हुई है। तो चेक्स के सिग्नेचर में फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो होता भी है, लोग ऐसे एक्सपर्ट हैं कि जो सिग्नेचर को कॉपी करके फिर मैप कर रहे होते हैं, तो ये बात भी है। तो आपके पास एक एक टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए, और वो फिर हैंड रिटन जो रिकग्निशन है उसको वेरीफाई कर सके और उसको असेस कर सके। तो वो इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड फिट है, वो एज एन इमेज उठा ले और इमेज को सिस्टम के इमेज से उठाए, जो जो ही अगला चेक है वो चेक के इमेज उठाए और उसके साथ करे। तो वो एक्यूरेसी कितने परसेंट और कितने परसेंट एक्सेसिबिलिटी है, कहते हैं 19.5-20, 19-20 19.5-20 या 19-20 में ही फर्क हो तो ठीक है। अगर उससे ज्यादा आ रहा हो तो वो डेफिनेटली डाउट है, आप उसको कॉल कर सकते हैं, जिसका अकाउंट है फौरन आपके पास सामने है, तो वो बताएगा कि ये चेक मैंने दिया है, साहब को दिया नहीं दिया। तो अगर वो फ्रॉडलेंट होगा वहीं से गायब हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि तो ये तो अपने अपनी अपने सिस्टम से उठ रहा है, तो कॉल करने लगा, तो इट मींस समथिंग इज फिशी फिशी, तो वो तो फटाफट चुप करके छोड़ के निकल जाएगा अगर फ्रॉडलेंट है। ऐसा होता भी और पकड़े भी जाते हैं और नहीं भी पकड़े जाते। तो बाज़ औक़ात तो दैट्स व्हाई आई वांट टू से इसके जिस पे हैंड रिटन रिकग्निशन के लिए एप्लीकेशन अभी तक बनी नहीं है भाई, बनाई नहीं किसी ने, तो बनाए ना। तो कोई बनाते ही नहीं है, यही जी वेबसाइट है जी, किसी का सिस्टम है जी, कोई किसी के लिए ये कर रहा है, इस तरह की एप्लीकेशन बनाए ना जिस तरह ज़माने में फ़ायदा हो। कितने बैंक्स हैं जो आपको पीछे पीछे कहेंगे यार ये हमें डिवाइस ये मशीन दे दें, ये डिवाइस स्कैनर जो भी है वो आप लगा लें और चेक उसमें डालें, तो वो आपको सिस्टम में स्टेटस बता देगा, चेक सिग्नेचर वेरीफाइड है, चेक ओरिजिनल है कि नहीं है। क्योंकि जब चेक में करते हैं तो उस चेक के अंदर जो है ना वो एक कोड होता है बैंक का, वो होता है, फिर अकाउंट अकाउंट नंबर होता है, चेक का भी एक नंबर होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं जो वेरिफिकेशन के अंदर भी हो रही होती हैं। और क्या वो चेक जो है वो उस बैंक का भी है कि नहीं है, ठीक है ना, ये भी एक चीज़ है। तो पहली बात उस बैंक का नहीं, वो तो सामने जो ही लाएगा वो तो देख के ही कहेगा भाई ये तुम्हारे बैंक का ही नहीं, क्या हो गया, ठीक है। तो मगर उसने सेम बैंक का भी रख लिया तो फिर उसके अंदर उसके कोड या उसके जो ट्रैक बार कोड है, ये चीज़ें वो भी फिर उससे भी वेरीफाई हो सकता है। तो सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम नहीं है तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसलिए अगर प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये पुराने ज़माने में था कि कोई किस इंटरेक्शन से जब उसको सिग्नेचर या लिखता है, उसका जो साइन सिग्नेचर या राइटिंग को लिखने का लेवल क्या है, और वो किस स्ट्रोक पाथ से लिख रहा है, उस किस प्रेशर से लिख रहा है, मीन्स के उस कोई दबा के ज़ोर से लिखते हैं, कोई मसल फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स अपॉन। तो इसका नेचुरल मैनर क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स कैसी होगी, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लोगों की हैंड राइटिंग है, किसी की जॉइनिंग है, किसी की पेन है, किसी की सिंपल, कोई खुला खुला करके लिखता है, कोई इंडिविजुअली हर कैरेक्टर को स्पेस दे के लोग लिख रहे होते हैं, तो डिफरेंट है। तो इसका सिंपल हल ये है डेफिनेटली आजकल, पहले तो ये कुछ सालों पहले जब इमेज प्रोसेसिंग या ये चीज़ें इस तरह इतनी पॉपुलर ये इस तरह चीज़ें नहीं थी, देखे लोगों ने इस पे भी काम करना शुरू किया ना, इस पे भी बिल्ट इन जो है किसी ने एपीआई बनाई और वो मेथड्स अवेलेबल, एक्सेसिबिलिटी, बट वो कितनी रेंज दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो इट डिपेंड्स के ये क्या हुआ, लोगों ने फिर आस्ता आस्ता
जो है इमेज प्रोसेसिंग पे भी काम शुरू किया, और फिर इंडिविजुअल लेटर की ज़रूरत ही नहीं, जिस तरह भी लिख रहे हैं उसको एज अ होल वो इमेज उठाता है। अगर आप इमेज प्रोसेसिंग पढ़ रहे हो, सर नुमान कदीर साहब हमारे एक कोलीग है, ही इज टॉटिंग दैट कोर्स, ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट थिंग, ही इज डूइंग आल्सो पीएचडी इन दैट एरिया, और उस पर भी काम करें माशाल्लाह। वो काम जिस तरह प्रैक्टिकल भी करवाते हैं कोई सॉफ्टवेयर पे, या कुछ उनके जो भी उस चीज़ पे उन्होंने काम किया, जिस तरह हम भी प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें कराते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ आर्टिफैक्ट डिज़ाइनिंग की चीज़ें हैं, कोई ये चीज़ें, तो इस तरह वो भी काम कराते हैं। तो ये पीडीएस में, और देखें जितने भी टैबलेट पीसीज हैं और कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिसमें इमेज रिकग्निशन या हैंड रिटन रिकग्निशन बेस्ड भी है। आप देखें ऐसे 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 स्मार्टफोन्स जिसमें वो एक पेन बेस्ड स्टाइलिस पेन बेस्ड भी होता है, आप उस पर कुछ लिखते हैं और वो डेफिनेटली वो उसको रिकग्नाइज करके आप शेयर कर सकते हैं। तो अब तो वो पेन की भी ज़रूरत नहीं है, तो लोग अब अपने जो है फिंगर से भी लिख के, या उस इस ऐप को यूज़ करके वह लिख के उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो एक दौर था कि सिर्फ उस तरह के जो फ़ोन्स होंगे जिसमें वो पेन एक्सेसिबल होगा, और वो उसे कोई आप लिख के डायरी में नोट या कोई इंस्ट्रक्शन वो आप चीज़ शेयर कर सकते हैं। बट वक्त के साथ साथ फिर लोगों ने कहा कि यार ये डिपेंडेंट क्यों हो जाए हम इस तरह के पेन के, इस तरह के स्मार्टफोन्स पे, या फिर लोगों ने ऐप्स बनाना शुरू कर दी। ऐप्स बनाई तो आप उसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं, और फिर फीचर्स रख दिए कि आप एज अ, अगर आपने कोई जेस्चर देना है, आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है, आपने कोई चीज़ लिखनी है, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप एडिटिंग के जो टूल्स है, आप उस पे किसी पिक्चर को एडिट करके, किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करके उस पर अपना टेक्स्ट या उस पर सिग्नेचर, अपने वाटरमार्क या कुछ भी इम्बोस कर सकते हैं। तो हैंड रिटन रिकग्निशन बेस्ड भी आपके पास एप्लीकेशन है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग सेक्टर है, उसके अंदर आप एप्स बना सकते हैं। और अगर आपको याद हो, आपने अगर आईटीसी के कोर्स पढ़े, तो सबने तमाम पढ़े होंगे, तो ये जो बैंकिंग टाइप के सिग्नेचर चेक्स के सिग्नेचर की जो कॉन्सेप्ट है, इसमें शुरू शुरू में जब ये करते थे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आ जाता था, हर कैरेक्टर को रिकग्नाइज करना की जो इसमें बात हो रही थी। फिर जो है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, तो ओसीआर था, फिर ओएमआर। तो ये सिग्नेचर है वो एक, डेफिनेटली आप समझ लें, एक वो एक स्पेसिफिकली सिग्नेचर की एक जगह, ये नहीं कि चेक के आप, अगर आप जहाँ पर आपने उसमें अमाउंट लिखनी होती है और वो इन वर्ड्स पे लिखना होता है, वहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे तो वो चेक जो है वो अब उसमें चेक वॉइड वॉइड नहीं रहेगा। चेक का मतलब वो चेक इलेजिबल हो जाएगा, वो चेक काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आप कोई कटिंग चेक में कर देते हैं, ये रूल्स है, अगर कटिंग कर देते हैं तो आप बेशक आपने आपने वर्ड्स में कर दिया, आपने उसकी अमाउंट में या डेट में कर दिया, तो वो चेक जो है वॉइड हो जाएगा, वो नल हो जाएगा, और वो चेक काउंट नहीं होता। ये अकाउंटिंग के टर्म में एक टूल है, डेफिनेटली उसमें कोई भी बंदा उसमें किसी ने भी एडिट किया हो, में लिखा ना हो और आप एक ज़ीरो और डाल दें किसी तरीके से, मगर वो इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं कि अगर आपने 1 लाख का लिखा है और आपने वर्ड्स में नहीं लिखा, तो वो 1 लाख उसने सिर्फ एक ज़ीरो उसी तरह ऐड कर देना, तो वो तो 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, आप सोच लें कितना फ़र्क है। तो वो 1 लाख और 10 लाख में फ़र्क है, ठीक है ना। वन तो ओ एन ही वर्ड्स में लिख रहे हैं, 10 तो टी एन करना था, 1 को 10 तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि वर्ड्स में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि ज़ीरो तो कोई भी लग सकता है, तो कोई भी लगा सकता है आपके चेक, अगर आपने दिया तो इंग्लिश में लिखना नेसेसरी है। और ये जिनको नहीं पता था शुरू शुरू में, उनके साथ ही मिसहैप या इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। और अ, आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ये आ जाता है कि आप एज़ अ पूरा वो होल उठा लेते हैं, उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में फिर जिस तरह हैंड रिटन रिकग्निशन थी, इस तरह स्पीच बेस्ड भी है, वॉइस बेस्ड भी है, वॉइस बेस्ड रिकग्निशन। तो आप देखिए कि इस तरह की ये जो जितने भी कॉल सेंटर है, जितना जो गवर्नमेंट के जो ऐसे इदारे हैं, जो लाइक पीटीसीएल में कॉल करते हैं, डायरेक्टरी में हेल्पलाइन के लिए कॉल करते हैं, कस्टमर सपोर्ट में किसी जगह कॉल करते हैं, कॉल पीटीसीएल के अगर उसमें करते हैं, तो अगर तो ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, तो मशीन ऑटोमेटिकली इटसेल्फ आपको रिकग्नाइज करे, फिर आपको फैसिलिटेशन देगी उर्दू में बात करने के लिए, इंग्लिश में बात करने के लिए, कृपया ये
ये दबाइए, ये करिए, फिर आगे फिर पूछते हैं कि अगर आपने ऑटोमेटिक मशीन करनी है तो ये आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में है आजकल की इस तरह की ट्रेंड। तो स्पीच रिकग्निशन बेस्ड भी जो है आपकी कमांड को, आपकी 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 वॉइस को अगर वो एक्सेप्ट करे। अब मगर अब वो आप यस दबाएं नो दबाएं वो तो है नहीं, वो 1 2 3 ऑपरेटर कीज में अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो 1 दबाएं, अगर नहीं है नो है तो नहीं, नॉट सेटिस्फाइड है तो ये दबाएं। तो वो 1 2 3 ये वो कीज ही उठा लेता है और कीज की बेस पर ही वो आगे से इंटरप्रेट करके डेटाबेस में या तो स्टोर करा रहा है या रिट्रीव करवा रहा है। बासु का रिट्रीवल यही है कि आपने ऑनलाइन रिजल्ट लेना है आप, और अब वेबसाइट्स अवेलेबल एक्सेसिबल है या ऐप बना दी गई है, जो ही आप अपना रोल नंबर नंबर बताएं तो वो आपको रिजल्ट बता देगी, पास है फेलियर है नहीं है। नहीं तो वेबसाइट आ गई है। नहीं तो कुछ सालों पहले ये होता था कि लोग फिजिकली जाके, फॉर एग्जांपल जहाँ पर ये मेडिकल के टेस्ट है होते हैं और इनके हज़ारों में लोग आते हैं, हज़ारों में नहीं लाखों में आते हैं टेस्ट देने, ठीक है ना। जो मेडिकल के जो एंट्री टेस्ट होते हैं आफ्टर एफएससी, आपको खुद पता है एबटाबाद मेडिकल कॉलेज है, आरएमसी रावलपिंडी का है, इस तरह बड़े बड़े फेमस हैं हर सिटी में, और हम मतलब एक एक दो दो। तो गवर्नमेंट जब वो टेस्ट लेती है तो लाखों में लोग टेस्ट देने आते हैं कैंडिडेट्स। अब उसके लिए भी एक ऐप बनाई जा सकती है जो अभी तक नहीं है। देखें देखें, जब कोई चीज डिस्कस हो, सिनेरियो एरिया डिस्कस हो, तो जो आईटी के सॉफ्टवेयर के बंदे हैं उनका दिमाग फौरन क्लिक होना शुरू होता है कि यार कैसे। और आपका वक्त के साथ साथ ऐसे दिमाग भी होना चाहिए जब आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो यार जहां भी जाएं आप देखें कि ठीक है आप अपना अगर एक चिल टाइम पे जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, खुद घूम फिर रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट को भी देखिए कि यहाँ पर अगर हम टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करें या क्या चीज़ हो, इससे क्या बेनिफिट ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हम बात वैसे ही कर रहे हैं और मैं इस तरह के टेस्ट की बात कर रहा था, एकदम मेरे माइंड में एप्लीकेशन आ गई। तो इस तरह है बट लिमिटेड है को। अब देखें टेस्ट जो है ना वो ऑटोमाइज होगा, ऑटोमेट हो गए, मीन्स के अब लाखों लोगों को टेस्ट जो देना जो है वो फिजिकली कोई भी जो है ना वो मार्किंग नहीं कर सकता। उनको बुक्स दी जाए, उनको मार्क करना, तो वो उनको बुक तो दी जाती बट उनको एक शीट पकड़ा दी जाती है, जिस तरह आपने देखा होगा कि वो उस पर सर्कल पे फिल करें। आपने एंट्री टेस्ट में, एनटीएस टेस्ट में एचईसी जो लेती है उनके पास भी है, या जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस तरह का भी वो एक ले सकती हैं कि बुकलेट तो दे दी जाए, और बुकलेट वो छुपा देंगे, वो तो छुपानी है सिंपल। तो दूसरा ये है कि उसमें जो है उनको एक शीट दे दी जाए, अगर 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है तो वो फिल करेंगे। तो वो एक स्कैनर में डालें और वो सॉफ्टवेयर जो है वो एज एन इमेज ही उठाता जाएगा और वो सारा काम करेगा। तो इस तरह का भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है और बड़े मज़े का काम है। और ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये हैंड रिटन रिकग्निशन में आता है, स्पीच में नहीं आता, हैंड रिटन रिकग्निशन में आता है। अभी मैं एक प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, और वो ऐसा प्रोजेक्ट है वो पूरी दुनिया में अब ये काम हो रहा है। और वो इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड भी है और रिसर्च बेस्ड भी है, काफ़ी काफ़ी चीज़ें उसमें हो रही हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड प्रॉक्टरिंग सिस्टम, और उसको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ। मैंने आइडिया दिया कि और कि ऑनलाइन एग्जाम तो होते ही हैं, चलो वो लैब में हो रहे हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, बट ऑनलाइन एग्जाम कहीं भी बैठे, जिस तरह आजकल के एनवायरनमेंट में पूरी दुनिया में मसला हो रहा है, पेंडेमिक है, टीचर्स कहाँ, स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हैं, तो यही मसला है कि क्विज विज कैसे दें और क्या करें। तो वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन एग्जाम भी आप दे सकते हैं, एंड प्रॉक्टरिंग मॉनिटरिंग हो रही होगी कि आप कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे, कोई इलीगल मीन्स तो नहीं कर रहे हैं, कोई कैमरा शैमरा आपका एक्टिव होना चाहिए हर वक्त, और आप वेरिफिकेशन, आपकी इमेज की पहले ऑथेंटिकेशन होगी, फिर आपका माइक जो है वो हर वक्त चलता रहेगा, कहीं और से आप इंस्ट्रक्शन ना ले रहे हो। तो बहुत मज़े का काम है। और इस तरह की एप्लीकेशन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बनाना भी शुरू कर दिए हैं, किसी ने लॉन्च भी किया, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। और छोटे से छोटा देखें जो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ है वो आप इस पे कर भी रही है और सोच भी रहे हैं हम कैसे करें। आप देखें लेक्चर डिलीवरी या लेक्चर लेना वो सब लोग हो रहे हैं, बट जो है एग्ज़ाम लेना ये मसला है। तो उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो उसमें अभी काम कराना शुरू किया है। तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। तो आइडियाज़ आना चाहिए, काम होने चाहिए। फिर स्पीच रिकग्निशन की बात करें तो वॉइस बेस्ड जो कमांड्स हैं उसमें वोकेबलरी का जो क्या क्या इश्यूज आ जाते हैं। सिंगल यूज़र बनाना हो किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए वो तो फिर भी इजी हो जाएगा, उसकी आप रिक्वायरमेंट्स को टारगेट करेंगे,
जिस तरह उसने इंस्ट्रक्शन रखनी है या जो वो कमांड्स देगा वो इनपुट दे के आप स्टोर करके डिक्शनरी में या डाटा बेस में उसी तरह फिर एग्जीक्यूट करेंगे। मगर ऐसी एप्लीकेशन जो एक जनरल अवाम नास ने यूज़ करनी है उसको डिज़ाइन करना इट्स एन आर्ट। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? नॉइज़, जो नॉइज़ डिस्टॉर्शन या इंटरफेरेंस हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, मैं किसी तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, मेरी वोकैबुलरी डिफरेंट है, आपकी वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स डिफरेंट है। सो डिफरेंट स्पीकर्स है, डिफरेंट नेशंस के डिफरेंट एक्सेंट के। तो ये इट्स स्टिल a challenge in speech recognition based it's still a challenge in speech recognition based um, how you recognize the voice। तो इस पे भी ऐप्स होनी चाहिए, इस तरह पे भी लोग काम होने चाहिए। जिस तरह स्मार्टफोन्स के लिए लोग काम कर रहे हैं, वॉइस बेस्ड कमांड्स दे रहे हैं। जिस तरह आप वो देखते हैं कि एक गूगल असिस्टेंट एक निकाला हुआ है कि आप अगर आपके पास है और आप कोई भी कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, इफ़ दैट एप्लीकेशन इज बी वर्किंग और एक्टिव मोड है तो वो आपको जवाब देती है, रिप्लाई करती है। तो इस तरह कुछ भी आप वॉइस बेस्ड या रिकग्निशन बेस्ड आप इंस्ट्रक्शन या कमांड करा सकते हैं। दैट इज़ वेरी हैंडी वर्क। जिस तरह मैं हैंड रिटन रिकग्निशन में मेरे पास आई एम श्योर के 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, और कईयों के प्रोजेक्ट आइडियाज़ अभी क्लियर नहीं होंगे। तो मैंने भी कुछ आइडियाज़ दिए हैं इसमें। और ये जो टेस्ट बेस्ड था, और दूसरा प्रोटरिंग वाला तो मैं करवा रहा हूँ, तो जो वो तो आप नहीं ले मगर और मैंने जो कुछ आइडियाज दिए में से कोई हेल्प लेके किसी तरह का उस सिस्टम में से कुछ प्लस माइनस करके या उस तरह उस आइडिया को किसी और के अंदर करके करें। यू कैन डिस्कस, यू कैन कोट माय रेफरेंस कि यहाँ से इनसे हमने आइडिया लिया, यहाँ से लेक्चर से लिया, सर से डिस्कस किया, तो कर सकते हैं। तो आप उसको कोट कर सकते हैं। बट वो मैं एक मुहावरा कहता हूँ, प्यासा कुएं के पास आता है। अगर आप तलबगार नहीं बनेंगे समझने के लिए, सीखने के लिए, हेल्प लेने के लिए, तो कोई भी उठ के आपके पास नहीं आ सकता। और उस्ताद उस्ताद तो नहीं चल के जा सकता ना, तो स्टूडेंट्स को खुद आना चाहिए। मगर ऐसे जीनियस या ऐसे उस्ताद भी हैं जो कहते हैं आओ आओ तलबगार बनो, या कुछ तो कहते रहते हैं मगर जब आते हैं तो स्टूडेंट्स गाइड नहीं करते। मगर कुछ ऐसे होते हैं जो कहते भी रहते हैं कि नॉलेज लेने के लिए आए, मगर नॉलेज होते हैं डिले, और which you have seen in some of my lessons कि उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल और ज़रूरी है। तो इनपुट देने के लिए न्यूमेरिक कीज़ का भी इस्तेमाल हुआ, और डिज़ाइन डिफरेंट तरीके से हुआ, और कैलकुलेटर की कीज़ डिफरेंट है, और जबकि टेलीफोन की कीज़ डिफरेंट है। और आई थिंक सो कैलकुलेटर में, क्योंकि पहले कैलकुलेटर हुआ और फिर टेलीफोन इस्तेमाल में आया, और आई डोंट नो अगर इनकी की सेम कर दी जाती तो एक अच्छा फेमिलियरिटी हो जाती। ठीक है, तो बट डिफरेंट है। और अब ऐसे कैलकुलेटर भी हैं जिनकी सीक्वेंस जो है वो उस तरह ही है जिस तरह आपके टेलीफोन के, या आप उसको स्पेशल डिज़ाइन कर सकते हैं। और एटीएम की जो है वो टेलीफोन की तरह सिंपल है, और अगर उल्टी कर दी जाएगा, ऐसा डिज़ाइन कर दिया तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखें ना, फेमिलियरिटी उनकी इस तरह है। अगर वो कोई चेंज करते हैं उसके लेआउट्स, की पैड पे उसकी की पैड चेंज करना है और कीज को डिज़ाइन आपने डिफरेंट करना है, तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगी इन्फॉर्मेशन। दैट इज इंटरफेरेंस। आपको याद हो मैंने HCI में एक टॉपिक पढ़ाया था, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कहता है कि मास्किंग ऑफ एन ओल्ड इंफॉर्मेशन इनटू अ न्यू इंफॉर्मेशन, या किसी पुरानी इंफॉर्मेशन पर जब आपकी मेमोरी में कोई न्यू इंफॉर्मेशन मास्क कर दी जाए। जिस तरह एटीएम की कीज भी आप देखते हैं, आपने यूज किया होगा या देखा होगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है। अगर उल्टी कर दी जाए तो एकदम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या है, ये जीरो तो इधर होगा, वन तो इधर होता था, ये ऊपर नीचे कैसे हो गया। तो ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके जी, न्यूमेरिक कीज की बात हमने की, और नेक्स्ट पे हम कमिंग अप टू
स्लाइड पे जाते हैं और पोजीशनिंग, पॉइंटिंग और इन चीज़ों की बात करते हैं। जो बेसिक है वो मैं रिमूव कर दूंगा। इनपुट हमने बात कर दी, और इनपुट में अगर हम डिफरेंट चीज़ों की बात करें, जब कोई पॉइंट करा, जिसको यूज़ करके आप पोजीशनिंग करते हैं, पॉइंटिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये माउस है, डेफिनेटली माउस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये सबको पता है। और यूज़ फॉर एक्सेसिबिलिटी ये पॉइंट है। और माउस, आजकल ऐसे माउस भी आ गए हैं जो 3D बेस्ड भी है। 3D के बाद ऐसे माउस भी आ गए हैं जो 6 डिग्रीज की बात करते हैं। तो 6 डिग्रीज ऑफ वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। XYZ तो आपने पढ़े हुए हैं या देखे हुए भी हैं। XY और Z खासतौर पे गेमिंग जोन में कुछ ऐसे मूव भी हैं, माउस भी हैं वो गेमिंग जोन के लिए, जो रोल पिच या तो वो डिफरेंट मूवमेंट भी आ सकती है। चले मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़रा आसानी हो कि सर ये क्या बात की कि ऐसे माउस क्या है ये। जस्ट अ मिनट, स्लाइड कहाँ है? चलो ये अपकमिंग में आ जाएगी, वो फिर आपको मैं दिखा देता हूँ उसको, ठीक है। तो एक्स वाई तो आपके पास सिंपल था, XYZ भी आ गया फिर, मगर इसके बाद डिफरेंट भी आएगा, जो रोल पिच और यॉ, ये 3 डिफरेंट मूवमेंट है। अप राइट, अप डाउन, राइट लेफ्ट, ये सारी चीज़ें मूवमेंट भी हो जाती है, जो खासतौर पे गेमिंग जोन या गेम्स लोग खेलने वाले हैं उसके लिए स्पेशल वो यूज़ करते हैं। बट आजकल लोग गेम्स को इंटरेक्शन कराने के लिए माउस का नहीं, बल्कि वो ज़्यादातर जो है कुछ ऐसी जॉयस्टिक होती है, उसी में सारी मूवमेंट हो जाती है, और उसमें बटन्स भी साथ अटैच होते हैं। अगर वो, अब इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह की मूवमेंट, कौन सी गेम खेल रहे हैं। तो अच्छा, शुरू में क्या हुआ, फुट से भी इंटरेक्शन कराने की कोशिश की, यानी फुट भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल आपने पियानो देखा होगा, और पुराने जो पियानो थे वो नीचे, जो स्कूलों में, पुराने स्कूलों में, या जिसको अगर याद हो, और वो पाँव से भी जिस तरह हम पैडल चलाते हैं, और जिस तरह कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो ये जो दर्जी वगैरह लोग होते हैं इनके पास होती हैं, जो उन्होंने देखे हाथ से तो चला के थक जाते हैं, मगर उन्हें अपने वो गोडे के नीचे, इन्होंने पाँव से, गोडे से नीचे वो चलाने के लिए वो एक उसका पैडल एक रखा है उसको कंट्रोल करने। तो इस तरह लोगों ने तजर्बा ये किया कि जो है फुट से कोशिश की कि फुट माउस को यूज करके, मगर फुट माउस जो है ना वो अ, नाकाम हो गया। और वो सिर्फ फुट से कंट्रोल करने के लिए जो अलग डिवाइसेस जैसा कार के पैडल्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, और पियानो ऑर्गन्स वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें थी, वो फुट से तो कंट्रोल चलाई जाती थी, मगर उन्होंने तजर्बा किया कि यार माउस को भी फुट से तजर्बा करें, जो बुरी तरह नाकाम हो चुका, ठीक है, बुरी तरह फेल हुआ, ठीक है ना। तो फुट से तो नहीं। अब ये जो टच पैड है कि ट्रैक बॉल है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फुट से नहीं है, डेफिनेटली यूजिंग हैंड्स ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाँव से करना है, मसला कोई नहीं है, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी एक्सपर्टीज लेवल क्या है। अल्लाह ताला ने आपको हाथ सलामत, अल्लाह ना करे ऐसे जो लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं और अपनी वक्त की ज़रूरत समझते हैं। अच्छा जी, एक तो ये है कि यहाँ जो है बैटरी की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। मैं इसके जो एयरफोन्स हैं मैं इसको प्लग आउट करता हूँ, और मैं इसको प्लग इन करता हूँ, और कोशिश ये करते हैं कि अगर ये वॉइस ना आ रही हो, ठीक है, अगर वॉइस नहीं आ रही हो तो मैं लेक्चर कर दूंगा। और 1.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है, और 7 मिनट्स हो चुके हैं, लेट्स से, क्योंकि 5-10 मिनट हम उसकी इंटरेक्शन में लगे रहे। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लाइव आ जाऊंगा, जो प्रीवियस लेक्चर होगा, जो भी हुआ है उस पर कोई क्वेश्चन करना हो, या कोई ऐप आपने काफ़ी सारे आइडियाज सुने होंगे, या उस पर डिस्कस करना हो, या लेक्चर को रिस्पॉन्स देना हो, तो आप ऐप पे ज्वाइन आ सकते हैं। तो मैं इस कोचिंग पे लगा लेता हूँ। अगर ये एयरफोन मुझे निकालने पड़ेंगे, और अगर ये इसकी साउंड नहीं आ रही मुझे यहाँ पर नज़र आ जाता है, तो फिर मैं लेक्चर जनरेट कर दूंगा, एंड कर दूंगा, और आप उस लेक्चर को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आके मिलते हैं, व्हाट्सएप पे आप लाइव आ जाए। थैंक यू जी। हेलो जी, आई थिंक आवाज़ आ रही है बिल्कुल जी। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। आ हेलो रही है सर, जी, अहमद। आ रही है सर।
हेलो हेलो। आ रही है आवाज सर। ये लिए आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो। आ रही है सर कैसे आवाज। Now unmuted. आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आ रही You है। are now muted. अभी आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। जी, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? मुझे सिर्फ ये बताएं, ये जो टच पैड ये है, मैं अभी बोल रहा हूँ टच पैड और टच सेंसिटिव, यहाँ पर ये आवाज आ रही है? मुझे चैट पे कुछ स्टूडेंट बताएं। यस सर। ये आ रही है, ठीक है, ओके। जी, बस 5-10 मिनट लेक्चर करेंगे ताकि 90 मिनट्स का लेक्चर आपके पास ऑफिशियल एक रिकॉर्ड आ जाए, क्योंकि 2 आवर्स की क्लास है। तो फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं लाइव आ जाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लेक्चर के बारे में कमेंट्स बता सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ आपको क्यूरी हो वो पूछ सकते हैं। जो कुछ मैंने नेशनल लेवल के कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने 4-5-6 आइडियाज वैसे आपसे शेयर किए, शायद पहले भी कुछ किए मगर अब शेयर किए, वो सुन के कैसा लिया उसकी बेनिफिट। कुछ मैंने जो पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स हैं, उनके हिसाब से मैंने कुछ आपके साथ आइडिया शेयर किए। डिफरेंट डिवाइसेस हैं, टच पैड है आपको पता है, और ये सारी चीज़ें हैं फॉर एक्सेसिबिलिटी। और आपने ट्रैक बॉल है, ज़्यादातर ये जो है गेमिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और ट्रैक बॉल के बाद जॉयस्टिक्स आ गई हैं ज़्यादातर। अब जॉयस्टिक्स को लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर गेमिंग जोन के। आप देख लें जॉयस्टिक्स डिज़ाइन की गई हैं उसके छोटे से, या इट डिपेंड्स ऑन उसकी इंटरेक्शन कैसे रखी है उस गेमिंग जोन, गेमिंग्स के लिए लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। टच सेंसिटिव स्क्रीन आ गई हैं, उनका भी बेनिफिट है। रिचर इंटरेक्शन या मोर क्लोजनेस आपने करानी है, आपने मेन्यू सिलेक्शन या एक्सेसिबिलिटी करानी है। आप देख रहे हैं जितने भी ये जो ऑर्डरिंग बेस्ड है, फास्ट फूड में अगर आप जाते हैं या किसी भी आप इसमें जाते हैं तो वहाँ पर टच बेस उन्होंने रखा हुआ है। अगर आप कस्टमर सपोर्ट पे भी जाते हैं वो भी टच बेस रखा हुआ है। तो यूज़र ने अगर खुद से बिल्ट इन अगर कोई करनी है किसी जगह जाके, वो टच बेस्ड है। मॉल्स में जाते हैं अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, कोई व्यू करनी है, या आपने कोई कंप्लेंट करनी है किसी, तो वो आप जो है टच सेंसिटिव स्क्रीन, टच बेस एप्लीकेशंस हैं और वो सारी यूज़ हो रही हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन उसमें नॉर्म्स हैं कि हमने किस तरह उसको इस्तेमाल करना, हमें कल्चर होना चाहिए, हमें मतलब एथिक्स होने चाहिए। यानी कि हम जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर पे कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई शर्म होती है, कोई आ होती है। तो इसी तरह जो है जब हमने ये टच बेस सिस्टम जो क्लाइंट्स के लिए, अवामुन्नास के लिए रखे हुए हैं, तो उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उन पे मार्क्स डालने हैं, उनको तोड़ना नहीं है। तो बाज़ अक्सर आप देखते हैं कि एटीएम में वो स्क्रीन टूटी होती है, वो किसी ने गुस्सा निकाला होता है जब चल रही होती है या प्रॉब्लम होती है। तो पाकिस्तान में कल्चर और जो नॉर्म्स की कन्वेंशन है या एथिक्स की कमी बेशी है। बाहर के ममालिक में जाएँ, इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन प्लेस, वहाँ पर स्क्रीन्स, टच बेस्ड सिस्टम स्क्रीन्स डेडिकेटेड लगे होते हैं मॉल्स में आगे पीछे। नेट यूज़ करना है तो वहाँ पर बाहर मॉल के अंदर साइडों पे वो नेट को यूज़ करने के लिए अगर किसी के पास नहीं है, अब तो तकरीबन आप समझ लें ज़्यादातर लोगों के पास उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं ये सारी। जी, तो आगे बढ़ते हैं। स्टाइलस और लाइट पेन की बात की, इससे भी इनपुट होती है, सारी इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। और वो ये जो ट्रैक बॉल है, ये ट्रैक पैड है, जॉयस्टिक है, ये सारी इनपुट के लिए यूज़ की है। माउस है, कीबोर्ड है, ये सारी इनपुट्स के लिए डिवाइसेस हैं। सम ऑफ द डिवाइसेस की सबको पता है, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ट्रैक पैड है, ये स्टाइलिस लाइट पेन भी यूज़ होते हैं।
और ज़्यादातर यूज़ पीडीएस में होते हैं। लाइट पेन भी आप देखें डिटेक्ट लोकेशन करने के लिए होते हैं, और ये सारी इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइट पेन तो कम यूज़ किया जाता है, और फॉर एग्जांपल स्टाइलिस ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आई गेज़, अगर आपने अपनी रेटिना की कोई मूवमेंट या आई की कोई मूवमेंट करानी है, तो आई गेज़ एक डिवाइस है। जिस तरह वर्चुअल रियलिटी आपके पास हेडसेट है, इस तरह आई गेज़ भी है। कंट्रोल्स द इंटरफेस बाय आई गेज़ डायरेक्शन, लुक एट द मेन्यू। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी दूर हैं और आपने मेन्यू को एक्सेस करना है, तो अगर वो डिवाइस आपने आई गेज़ लगाई हुई, आपने अक्सर मूवीज़ में, साइंटिफिक मूवीज़ में देखी होगी, आयरन मैन वगैरह में, जो उड़ता भी है। फॉर एग्जांपल उसने उड़ने के लिए भी लगाई हुई, मगर आंख से कोई वो लेज़र या कोई लाइट या कोई चीज़, उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है जो उसने डिवाइसेस पहनी हुई है, तो वो आई गेज टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आई की मूवमेंट से वो कोई चीज़ करवा सकता है। तो ये इट यूजेस लेजर बीम रिफ्लेक्टेड ऑफ रेटिना, और जो आपकी रेटिना की मूवमेंट है वो लेज़र बीम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए रेटिना की जो मूवमेंट है अंदर से, जो आई के अंदर रेटिना की जो मूवमेंट है, उसको वो डिटेक्ट करके कर सकता है। हैंड्स फ्री अगर आपने कोई काम करना हो तभी ये आई गैस पहनेंगे। अगर आपने हाथों से कोई इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड नहीं प्रेस करनी, तो आप अगर आई गेज टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली पाकिस्तान में तो ये रेयरली है, बट ये अब्रॉड में यूज़ की जाती है। इस तरह पाकिस्तान में अब जो है वी आर हेलमेट्स, वर्चुअल रियलिटी हेलमेट्स आ गए कुछ सालों से आपने वो देखा होगा, वो जो एक ग्लासेस हैं वर्चुअल रियलिटी बेस्ड, और वो आप पहन लें, और उसको अगर आप अपनी जो है ब्लूटूथ के थ्रू जो है अपने लैपटॉप्स के साथ कनेक्ट कर लें, तो जो भी मूवी आप देख रहे हैं अपने लैपटॉप में देखते थे, वो वर्चुअल रियलिटी जो ग्लासेस हैं वी आर, वो पाकिस्तान में एक्सेसिबल हैं। वी आर ग्लासेस पहन लें तो उसमें वर्चुअल रियलिटी इफेक्ट आएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक रियल एनवायरनमेंट का पार्ट है, और उसकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी लगेगी आपको, ये सारी चीज़ें। ओके जी, ये कर्सर कीज़ की बात कर रहे हैं, और कीज़ जिस तरह इन्वर्टेड टी जो थी वो हमारे पास ये बेस्ट कॉमन एट द एंड हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसको डालो। उससे पहले देखें डिफरेंट कीज़ कॉम्बिनेशन में तैयार हुई, तो उसका डेफिनेटली हर एक का अपना प्रोज एंड कॉन्स थे, और जो ऑटोमेटिकली जो सबसे बेनिफिशियल थी वो इन्वर्टेड टी जो थी, वो फॉर्मेट, जो कर्सर की पोजीशनिंग आप देखें, जो कीबोर्ड है उसके अंदर जब हम लेआउट की बात कर रहे थे कि डिवॉर्क, डिवॉर्क DVOAR के डिवॉर्क जो था वो राइट हैंडेड को सपोर्ट करता था। जो राइट हैंडेड लोग हैं वो कीबोर्ड डिवॉर्क जो था वो राइट हैंडेड के लिए डिज़ाइन किया गया, और राइट हैंडेड को सपोर्ट करता। फिर लेफ्ट हैंडेड को सपोर्ट करिए, मेलरॉन या क्या यूजिंग दिस थिंग, उसको लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए वो डिज़ाइन किया गया। बट ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जो बाइस ना हो, बाइसनेस ना शो करे राइट एंड लेफ्ट हैंड, वो दोनों प्लेसेस बोलो। हाँ, उसमें कुछ कीज़ ऐसे प्लेस की जाएं जो ज़्यादातर कीज़ यूज़ होती हैं, वो ऐसी इंट्रैक्शन हो कि जो क्लोजर टूवर्ड्स रेंज ऑफ हैंड्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखें कि सारी कीज़ के अंदर जो आपके पास कीज़ होती हैं, दैट इज़ वोवल कीज़, AEIOU। जो AEIOU जो वोवल्स हैं ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और वो जो कैरेक्टर हैं वो हर हर वर्ड के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो जो वोवल्स हैं या जो वो कीज़ है वो कैसे प्लेस की हुई है वो ज़्यादा। तो इस तरह कर्सर कीज़ भी जो थी उसकी जो मूवमेंट थी, आप लेफ्ट, अप डाउन, राइट लेफ्ट, कैसे डिफरेंट कम्बिनेशन अब आपको नज़र आ रहे हैं स्लाइड में, वो ट्राई किया गया, बट उसमें हर एक में इंटरेक्शन जो है वो स्लो हो जाती थी, प्रॉब्लम हो जाता था जो ही। तो इसमें जो थी जो बेटर लगा, और इसमें जो इंटरेक्शन फास्ट हुई, रिसर्च और लैब्स और एक्सपेरिमेंटेशन की गई, और जो ये बेस्ट कीज़ थी वो इन्वर्टेड टी हुई, और वो फिर फाइंड करके की गई। जो बाकी जितनी भी हैं वो स्लो थी, और उसमें इंटरेक्शन स्लो हो जाती है। इंटरेक्शन का मतलब है यूज़र ने करनी है ना इंटरेक्शन, अप जाना, डाउन जाना, राइट जाना, लेफ्ट जाना है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाते थे। डिफरेंट जो की थी वो साथ कनेक्ट हो जाती थी, और उसमें प्रॉब्लम हो जाता था। ठीक है, तो ये वही बात है कि जिस तरह अब ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई हैं जिसमें अब आपको क्लच
आपका जो पैडल है वो दबाने की ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ आप एक ही जो पाँव है वो रखते हैं रेस पे और दूसरा आपका फ्री हो जाता है। और वो बेशक कई लोग जो है ना वो चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, वो दूसरा लेफ्ट आर्म ताकि थक ना जाए वो, तो वही रेस पे करते हैं। जो ही ब्रेक आती है वो पैडल छोड़ देते हैं और वो ब्रेक पे हल्का सा कर लेते हैं। तो इट डिपेंड कि कैसे, डिपेंड्स ऑन कि आपकी इंटरेक्शन कैसे और आप क्या कर रहे हैं। तो कर्सर कीज को भी डिज़ाइन किया गया, उस पर भी प्लानिंग हुई, उस पर भी रिसर्च हुई, उस पर भी एक्सपेरिमेंटेशन हुई, लैब एक्सपेरिमेंटेशन। और उसके बाद भी अब ये जो मिसाल दी जा रही है कि जो आपका ये रिमोट कंट्रोल है, लेट्स से ये किसी मल्टीमीडिया का हो सकता है या किसी आपके एलईडी वगैरह का हो सकता है, टीवी का हो सकता है। अब नजर आने को बड़ा ही आसान है, बट इसको जो इसके जो लेआउट है, इसके जो फीचर डिजाइन करना है, इट्स आल्सो अ ट्रिकी थिंग, इट्स एन आर्ट। डिजाइन तो आपने कर लिया मगर यूजर को कितना अंडरस्टैंड है, हाँ वाकई से इस्तेमाल करिए, उसको आंख बंद करके वो याद आ जाए यहाँ पे यहाँ पे है, बट इसको डिजाइन करके मैपिंग करना, किस सीक्वेंस में पहले क्या क्या होगा वो करना, तो इट्स स्टिल इट्स उसकी पोजीशनिंग, उसकी जॉयस्टिक। तो अब सारी बात है, ये जो जॉयस्टिक बेस्ड है इसको ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, ना पैड्स को। और जो बटन्स हैं वो उसकी लेवल और क्वालिटी भी आ जाती है। वो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। इट डिपेंड्स कि वो क्या स्मार्टफोन रिमोट डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। जो सिंपल रिमोट होते थे जिसमें पहले फंक्शंस नहीं होते थे, अब इतने फंक्शंस आ गए हैं। आपने डिफरेंट डिवाइसेस को ट्रैक करना है, मीडियाज को करना है, चैनल्स को खोलना है, कोई फेवरेट चैनल खोलना है जो आपने सेट किए, उसके बटन है, ब्ला ब्ला ब्ला, रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस है बेशुमार, और एंड सो ऑन। तो सो जितने फीचर्स बढ़ते जाएंगे उसको मैप करना, डिज़ाइन करना, इट्स अ ट्रिकी, इट्स अ चैलेंज थिंग, इट्स एन आर्ट। तो ये बात हो रही थी कि जिनमें पोजीशनिंग और ये सारी चीज़ें को कैसे एक्सेस किया जाए। अच्छा, यहाँ तक हमने जो इनपुट डिवाइसेस को देख लिया, फिर अब हम आगे भी बढ़ रहे हैं, बट यहाँ तक हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। जो कल है वो डिस्प्ले डिवाइसेस, जो जिस पे स्क्रीन्स और डेडिकेटेड डिस्प्लेज हैं, वो किस पर्पस के लिए होते हैं, किस तरह के लिए सिनेरियो के लिए वो किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। और कोशिश करें स्लाइड्स कुछ देख लिया करें, जो बेसिक है उसको स्किप करें, जो पता है आपको, जो डिफरेंट है जिस तरह हमने डिस्कस करने के लिए थी वो की थी। सो लेक्चर इज आई एम गोइंग टू जनरेट द लेक्चर विच इज़ ऑफ 90 मिनट्स। और आपका तकरीबन 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, और अभी 15-20 मिनट में व्हाट्सएप ग्रुप पे लाइव होऊंगा, और वहाँ पर आप लेक्चर का रिस्पांस, कोई क्यूरी, अगर कोई क्यूरी करनी हो तो आप अपने नाम के साथ क्यूरी लिखें, और उसके बाद वो वॉइस नोट में आप क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। और 19 स्टूडेंट्स आर स्टिल देयर, तो व्हाट्सएप पे जो भी लेक्चर मैं जनरेट करूँगा व्हाट्सएप पे अपने, मैं जब अटेंडेंस लिखूँगा अपने नाम के साथ अपना वो मार्क कर दें, तो वो स्टोर भी हो जाएगी और वो सारी चीज़ भी आ जाएगी, तो ये भी चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लेक्चर जनरेट करता हूँ, एट द एंड करता हूँ, और आपके पास वो लेक्चर बिब्लू में भी कुछ घंटों के अंदर वो सेव हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, फिर आप उसको अपने जो हमारे CR हैं वो गूगल ड्राइव पे अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। आई एम